सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सस्टेनेबिलिटी का पेपर जो है CFAP 3, उसकी डिस्कशन ओरिएंटेशन हो गई थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ ग्रेड ए जो कि S1 हमारा स्टैंडर्ड है। हम वहाँ से डिस्कशन आज स्टार्ट कर रहे हैं और जो है ये हमारे, जैसे हमने ओरिएंटेशन में भी बात की थी कि दिस कॉन्स्टिट्यूट्स वन मेजर पोर्शन ऑफ आवर सिलेबस। सो S1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, एक आपके पास जो है ना रेफरेंस मटेरियल अपना स्टैंडर्ड है एंड दिस जो कि ये जो स्लाइड डेक है ये PDF है, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसमें समरी है सारे कॉन्सेप्ट्स की और हम इसको आज डिस्कस करेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे कि हम फंडामेंटल्स सारे समझें और फिर उसके बाद हम उसकी जो है ना प्रैक्टिस भी करेंगे MCQs के थ्रू भी और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के थ्रू भी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। S1 का टाइटल क्या है? ये कहता है जनरल रिक्वायरमेंट्स। इट टॉक्स अबाउट जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट। S1 टॉक्स अबाउट, इट इज़ अ फाउंडेशनल स्टैंडर्ड। S1 हमारा फाउंडेशनल स्टैंडर्ड है जो सेट कर रहा है पूरी फाउंडेशन जिसके ऊपर पूरी सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग होनी है, ठीक है। और जो भी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड उसके बाद आएंगे वो इसी फाउंडेशन पे फिर वो इमारत बिल्ट होती जाएगी। और इसके नाम में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई, फाइनेंशियल, ये सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्यों आया ये स्टैंडर्ड? टू सर्व एज अ ग्लोबल बेसलाइन फॉर इन्वेस्टर फोकस्ड रिपोर्टिंग। दुनिया में बहुत सारी जो है डिफरेंट तरीकों से सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग हो रही है। मैं भी जिक्र करूंगा सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी गिवन इन S1, बट वी विल टॉक अबाउट द जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ व्हाट सस्टेनेबिलिटी इज। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले हम ये बात करते हैं। इज बिकॉज कंपनीज बिफोर दिस स्टैंडर्ड आया, उससे पहले कंपनीज डिफरेंट इनकंसिस्टेंट वे में, यानी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग कर रही थी। कोई कंपनी GRI, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ये बहुत बड़ा ये भी फ्रेमवर्क है जिसके तहत आज भी कंपनीज बना रही हैं अपने सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट्स। SASB, सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो US का था जो अब मर्ज हो गया ISSB में। हमने ओरिएंटेशन में भी ये बात की थी। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये भी मर्ज हो गया। और कुछ कंपनी सिर्फ CSR रिपोर्ट्स डिफरेंट तरह की बना रही थी कि हमने इतने दरख्त लगा दिए, हमने ये कम्युनिटी सर्विस कर दी, हमने 2 स्कूल्स फला एरिया में बना दिए, हमने अपने स्टाफ की वेलबींग के लिए उनके लिए योगा की क्लासेस कर दी। तो इन्वेस्टर्स का फिर सवाल ये आया कि जी हमें तो डिसीजन यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए भाई सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड। वी वांट डिसीजन यूजफुल इंफॉर्मेशन जिसकी बेसिस पे हम अपनी डिसीजंस ऑफ प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द एंटिटी करें, सो इसलिए फिर इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड बना, ताकि वो एक स्टैंडर्ड बनाए जो कि एक बेस लाइन बन जाए फॉर ऑल कंपनीज टू फॉलो, ताकि फिर डिफरेंट कंपनीज की सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंपेरेबल भी हो, कंसिस्टेंट भी हो, कंपेरेबल भी हो। तो इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं? दे नीड विजिबिलिटी ऑन हाउ नॉट जस्ट रिस्क बट अपॉर्चुनिटीज अराउंड क्लाइमेट, ह्यूमन कैपिटल, सप्लाई चेन, दे इम्पैक्ट एन एंटिटी। वो ये नहीं चाहते सिर्फ कि आप ये स्लोगन दें कि जी आज हमारी ये कार्बन इमिशंस हैं, 5 साल बाद हम अपनी इमिशंस इतनी कम कर देंगे। ये इमिशन रिडक्शन स्लोगन नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि ये क्लाइमेट, ये जो वेदर की एक्सट्रीम्स, क्लाइमेट रिस्क, ये कैसे आपकी क्रेडिट रिस्क को इम्पैक्ट करेगा, आपकी कैश फ्लोज को इम्पैक्ट करेगा और हमारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न को कंपनी से जो है ना वो इम्पैक्ट करेगा, वो ये जानना चाहते हैं। ये मैं प्रीएम्बल दे रहा हूँ आपको, IFRS S1 आया क्यों, ठीक है ना। दूसरा कि कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग हो। तीसरा कि सस्टेनेबिलिटी की इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से लिंक हो, राइट। कि अगर मेरी ट्रांजिशन होनी है फ्रॉम कार्बन इंटेंसिव इकोनॉमी टू लो कार्बन इकोनॉमी,
तो ऐसा हो सकता है कि जो इंटरनल कंबंशन की जो इंजन्स के मेरे व्हीकल का प्लांट है, जब ईवी प्लांट में लगाऊंगा तो इस प्लांट पे क्या होगा, इस प्लांट की प्रोडक्शन एंड सेल कम हो जाएगी, इस पे इम्पेयरमेंट आएगी, यू नो। तो वो कैसे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लोज को इम्पैक्ट कर रही है, सस्टेनेबिलिटी की चीजें। दिस इज व्हाट दे वांट टू नो, लिंक सस्टेनेबिलिटी विद फाइनेंशियल आउटकम्स। ठीक है, देखिए मैं इस पे आता हूं। ये मैं ना अभी आपको प्रीएम्बल दे रहा हूं, फिर स्पेसिफिक S1 के स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं कि S1 आया क्यों। अब देखें सस्टेनेबिलिटी है क्या। सस्टेनेबिलिटी की वैसे कोई डेफिनेशन S1 ने नहीं दी। सस्टेनेबिलिटी की जनरल डेफिनेशन है ESG, यू नो। सस्टेनेबिलिटी में आपका ESG आपने सुना होगा, वेयर E स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट, यस, S stands for social, G stands for governance. Sorry, social and this stands for governance. ये सबको स्ट्रेट लाइन कर रहा है। राइट, अब एक जो एंटिटी है आप ऐसे समझें, ये एक एंटिटी है, उसके अपने ऑपरेशंस हैं, उसकी सप्लाई चेन में अप स्ट्रीम कहलाती है। ये सप्लायर्स हैं जहाँ से वो रिसोर्सेज लेता है, वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं जहाँ से उसको मटेरियल आता है। उसके नीचे उसके कस्टमर्स हैं, ये डाउन स्ट्रीम कहलाएगी चीज़। ये एंटिटी की पूरी कहलाएगी एक वैल्यू चेन। ये एक एंटिटी है, उसकी वैल्यू चेन है। ठीक हो गया। ये एंटिटी इंटरेक्ट कर रही है बीच में, जैसे आप कहते हैं आपकी इन्वायरमेंट है, सोसाइटी है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सोसाइटी में ही आपका ह्यूमन रिसोर्स भी आ गया, इकोनॉमी कह लें, नेचुरल रिसोर्सेज कह लें। ये एंटिटी और उसकी पूरी वैल्यू चेन, ये इनसे इनपुट लेते हैं, रिसोर्सेज लेते हैं, इम्पैक्ट ये एनवायरनमेंट इन्हें कर रही है, और साथ में ये इसको अफेक्ट भी कर रहे हैं थ्रू आउटपुट एंड सर्विसेज। राइट, अब ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, तो आप एज एन एंटिटी भी थ्रू योर कस्टमर्स एंड योर वैल्यू चेन यू आर इम्पैक्टिंग सोसाइटी, यू इम्पैक्टिंग द इन्वायरमेंट। वो इम्पैक्ट दो तरीके के हैं, ठीक है ना। या तो आप अपनी इन इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर रहे हैं, सोसाइटी को रीजनरेट कर रहे हैं, कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या आप वैल्यू इरोड कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, रिसोर्सेस को तबाह कर रहे हैं। राइट, सिमिलरली ये इन्वायरमेंट और चीज़ें आपको भी इम्पैक्ट कर रही हैं, आपके कैश फ्लोज को भी इम्पैक्ट कर रही हैं, आपकी वैल्यू को इम्पैक्ट कर रही हैं। ये सारा रिलेशनशिप ये सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन में आता है कि हाउ आर यू टेकिंग इनपुट्स, हाउ आर यू योर आउटपुट्स एंड सर्विसेज अफेक्टिंग द एनवायरमेंट, सोसाइटी। वो पॉजिटिव भी है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें मैं पेज ऐड करता जाऊँ, थोड़ा नीचे जाऊँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये सारी चीज़ ये सब सस्टेनेबिलिटी है। दिस इज ऑल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये सब सस्टेनेबिलिटी है। अब इसमें क्या रिपोर्टिंग हो, यू नो, और व्हाट इज इन्वेस्टर यूजफुल, ये S1 बताएगा। इसके अंदर रहते हुए जैसे मैंने कहा, लोग CSR रिपोर्टिंग भी कर रहे थे कि जी हमने इतने दरख्त लगा दिए, हमने अपनी स्टाफ के लिए जो है ना वो योगा क्लासेस कर ली, या हमने जनाब जो है ना ये इतनी डोनेशंस दे दी, चैरिटी दे दी एक जगह जाके। तो क्या सिर्फ ये रिपोर्ट करें या मटीरियल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर फोकस्ड करें, ये बात थी। तो इस पे S1 आया है। तो पहले तो सस्टेनेबिलिटी समझें, सस्टेनेबिलिटी है क्या। सस्टेनेबिलिटी ये है कि आप एज एन एंटिटी अलोंग विथ योर वैल्यू चेन कैसे इनपुट्स लेते हैं और कैसे इफेक्ट करते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को, एनवायरनमेंट को, सोसाइटी को, इकोनॉमी को एट लार्ज।
यूनाइटेड नेशंस ने 1980 के लिए दिहाई में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन दी थी। वो डेफिनेशन क्या है जो आज भी रेफरेंस के तौर पे यूज होती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट that meets the needs of present without मैं यहाँ लिख देता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है is the development that meets the needs of present, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, without impacting the ability या without compromising या impacting the ability of future generations to meet their needs. ऐसी डेवलपमेंट जिसमें आप आज कहें कि मैं और मेरी जनरेशन हम सारा पानी ले लें, हम सारे रिसोर्सेज यूज कर लें, आने वाली जनरेशन्स को हम कुछ भी ना छोड़ के जाएं, उनके लिए दुनिया को तबाह करके चले जाएं और उनकी नीड ना हो, पूरी ना हो, ये तबाहकुन डेवलपमेंट है। ऐसी डेवलपमेंट जिसमें आपने प्रेजेंट तो सही कर लिया लेकिन फ्यूचर जनरेशन का बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसी जनरेशन ठीक जनरेशन, ऐसी डेवलपमेंट और ऐसी सक्सेस वो ठीक सक्सेस ठीक डेवलपमेंट नहीं है। तो फिर कॉन्सेप्ट आया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट दुनिया की ऐसे डेवलपमेंट हो, आप ऐसे डेवलप करें कि आप प्रेजेंट नीड्स तो यूज पूरी करें लेकिन आइंदा नस्लों के लिए, जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज और चीज़ें ठीक छोड़ जाएं, उनको साफ हवा, उनको सही पानी और सही रिसोर्सेज ना मिले, ये फिर डेवलपमेंट जो है ना वो सस्टेनेबल नहीं हुई। तो इसी के तहत फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि फिर इदारे, गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा इदारा होती है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को और अपने जो है ना इर्द गिर्द स्टेक होल्डर्स को इम्पैक्ट कर रही हैं। दिस इज ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी। नाउ दिस इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, राइट। अब S1 आके हमें ये बता रहा है कि इसके अंदर रहते हुए आपने क्या रिपोर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इसी सस्टेनेबिलिटी के अंदर रहते हुए किसी ने कोई फ्रेमवर्क बना दिया कि ये रिपोर्ट करते हैं, किसी ने कोई फ्रेमवर्क बना दिया। अब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एक फ्रेमवर्क था, मशहूर, बहुत ज़माने तक आया, एक ज़माने तक आईफैक उसको प्रोमोट भी करता रहा। वो बताता है कि 6 कैपिटल्स आप यूज़ करते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल है, सोशल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, फलाना कैपिटल है, नेचुरल कैपिटल है। उसके साथ आप क्या करते हैं, उसने फिर उसकी एक अलग पूरी कहानी थी। अब डिफरेंट फ्रेमवर्क्स डिफरेंट तरीके से बातें करते थे सस्टेनेबिलिटी के बारे में, क्या रिपोर्टिंग की जाए। तो फिर एक नीड आई, जो हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं कि जी पहली बात, डिसीजन यूजफुल इंफॉर्मेशन हो, इधर उधर की कहानियां ना हो, लफाजी और कहानी के बजाय डिसीजन यूजफुल इंफॉर्मेशन हो, और ऐसा स्टैंडर्ड हो जो कि फिर कंसिस्टेंट सारी कंपनियां उनको फॉलो करें और उससे कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग आए। और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग ऐसी रिपोर्टिंग हो जो कि सस्टेनेबिलिटी के इम्पैक्ट्स को कंपनी के फाइनेंशियल आउटकम से लिंक करे। ये था बैकग्राउंड जिसके अंदर S1 आया। अब व्हाट S1 इज नॉट, इट इज नॉट CSR स्टोरी टेलिंग एज आई टोल्ड यू, जैसे ऊपर आया। इसमें हम ये नहीं बता रहे कि जी जो है ना हमने ये अच्छे इतने सारे काम कर दिए, हम सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, हमने कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया, हमने वहाँ पे एक फ्री जो है ना मेडिकल कैंप कर दिया, और हमने स्टाफ के लिए है ना वो एयर क्वालिटी को अपने ऑफिस में हमने अच्छे प्लांट लगा दिए, खूबसूरत कर दिया, लोगों को बड़ी अच्छी हवा मिलती है हमारे स्टाफ को। नो, यू नो, इट इज़ बियॉन्ड दैट। So, and it is not just limited to environment issues. It covers people, social elements, ecosystem, supply chain, सब इसके अंदर शामिल है, ठीक है। और it is not voluntary, ठीक है। अब S1 जो आया ISSB के तहत एक बोर्ड बना, जिसको जो बेसिकली
IFRS फाउंडेशन के तहत है, तो अब इसको सारे रेगुलेटर्स भी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, दी SECs ऑफ द वर्ल्ड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, कॉर्पोरेट लॉ रेगुलेटर्स। वंस अडॉप्टेड यू मस्ट फॉलो, जैसे कि IFRS आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं कंपनियां, ऐसे ही अब सस्टेनेबिलिटी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरह सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। SECs ऑफ द वर्ल्ड आर इंक्रीजिंगली मैंडेटिंग द यूज ऑफ ISSB, क्योंकि ये जो ISSB बना है इसको पूरी तायीद हासिल है ऑफ ऑल सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि IFAC के अम्ब्रेला के अंदर यह बना है। अब हमारा SECP का भी नोटिफिकेशन आ गया, जैसे ही ये स्टैंडर्ड्स आया S1 2004 में और S2 आए 31 दिसंबर 2024 को ही, 2024 नॉट 4, 2024 में जब ये S1 और ये आए S2, तो दिसंबर 2024 में ही SECP ने 31 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन दिया कि ये IFRS S1 एंड S2 ये एप्लीकेबल होंगे पाकिस्तान में। इनकी फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन की है उन्होंने। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन इसलिए कि पहले लार्ज वेरी लार्ज एंटिटीज़, पहले ये वेरी लार्ज एंटिटीज़ पे उन्होंने अप्लाई किया है। वेरी लार्ज का मतलब वो लिस्टेड एंटिटियां जो एटलीस्ट 2 क्राइटेरिया मीट कर रही हो। कौन सा? एनुअल टर्नओवर 25 अरब से ज़्यादा हो, 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो, या 12.5 अरब से ज़्यादा एसेट्स हो। इन 3 में से कोई 2 क्राइटेरिया मीट हो गई, वो उन बड़ी लार्ज लिस्टेड एंटिटीज़ पे, ये चूँकि लिस्टेड एंटिटीज़ पे में पब्लिक की इन्वेस्टमेंट होती है, तो इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो उनको फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई, यानी अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी 30 जून 2026 की उन बड़ी कंपनी की, या 31 दिसंबर 2026 की, उस पर ये एप्लीकेबल है S1 एंड S2। फिर फेज़ 2 में वो एंटिटीज़ लिस्टेड जो कि इस क्राइटेरिया को, फिर ये लार्ज वाली आ गई एक तरीके से, लार्ज लिस्टेड कंपनीज। और फेज 3 में ऑल अदर लिस्टेड एंड नॉन लिस्टेड पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज जो अनलिस्टेड भी हैं लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ हैं, प्राइवेट को छोड़ दिए, उन पे ये एप्लीकेबल है स्टैंडर्ड्स। उसके लिए भी उन्होंने थोड़ी सी ये और गुंजाइश दी कि पहले साल में आप विद इन 9 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड आपको टाइम देते हैं कि आप ये पब्लिश करें। इसको 3 इमेजेस हम S2 में जाके पढ़ेंगे, उसके लिए भी आपको जो है गुंजाइश दी है कि जनाब आप भले पहले साल ना करें, अगले साल आएँ। तो ग्रेजुअल फेस्ड, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एडॉप्शन हो गई, अब इम्प्लीमेंटेशन फेस्ड SECP ने कर दी। तो अब ये वॉलंटरी नहीं रहा, अब कंपनीज़ को उन्हें मैंडेटरी फॉलो करना है। ठीक है जी, ये मैं आपको वैसे ही स्लाइड डेक दे दूंगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, और अश्योरेंस के लिए भी पहले साल उसका ऑडिट ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगले साल से आपको अपने सस्टेनेबिलिटी जो रिपोर्ट आप बनाएंगे उस पर उसका ऑडिट भी कराना है, उसकी अश्योरेंस भी करानी है सेकेंड ईयर से। यानी लेट से जो कंपनी जिस पे एप्लीकेबल है 30 जून 2026 के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, उसकी उन्होंने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनानी है। पहले साल छोड़ के जो अगले साल उनके लिए आएगा 30 जून 2027, वेरी लार्ज कंपनीज लिस्टेड के लिए, उनको उस साल ऑडिटर भी अपॉइंट करना है, अश्योरेंस भी करानी है अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अश्योरेंस होती है, तो अब सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर्स रिपोर्ट की भी अश्योरेंस ऑडिट कराना है, तो उसका ऑडिट भी मैंडेट हो गया है। तो सही है, क्योंकि नई चीज़ है तो पहले सेंट्रल बैंक ने आहिस्ता आहिस्ता इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम अब हम स्टार्ट करेंगे विद दिस बैकग्राउंड कि व्हाट इज S1, क्यों S1 आया, व्हाट S1 इज नॉट। S1 इज नॉट CSR स्टोरी टेलिंग, S1 इज नॉट CSR स्टोरी टेलिंग कि बस सिर्फ कहानी कर दें, और S1 is not just linked or limited to सिर्फ environmental issues, it is broader concept of sustainability। और अब ये वॉलंटरी भी नहीं रहा, अब ये मैंडेटरी हो गया। मतलब मर्जी नहीं है कि चले कभी दिल हो गया तो हमने S1 सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट बना दी, कभी नहीं मिला टाइम, दिल नहीं हुआ तो हमने नहीं बनाई, ऐसा नहीं है, अब ये मैंडेटरी है। हम अब क्या पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप कि अब व्हाट इन सस्टेनेबिलिटी S1 रिक्वायर्स यू, कि आप सस्टेनेबिलिटी में रिपोर्टिंग में आपने क्या रिपोर्ट करना है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज द स्कोप।
ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा हमने हाईलाइट कर दिया, इन्वेस्टर फोकस्ड है, इन्वेस्टर फोकस्ड रिपोर्टिंग है। मजीद डिटेल में देखते हैं और इसके स्कोप में क्या आता है। CSR to investor relevance, moving from we planted trees to how climate and risk affects our cash flows and cost of capital, right? Conceptual foundations पढ़ेंगे, this is the scope overall, this is how to report, what are the principles to be followed, ये पढ़ेंगे। कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन की फेयर प्रेजेंटेशन करनी है, व्हाट इज meant by fair presentation, what is meant by materiality, what is meant by connected information, क्या मतलब है इन चीज़ों का, ये क्या कॉन्सेप्ट है, what are the principles that you have to follow when you report, और ये है what is to be reported, ये है कोर कंटेंट। अब रिपोर्ट क्या करना है इस स्कोप के अंदर रहते हुए, है ना, ये है कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट, कंटेंट टू बी रिपोर्टेड, किन प्रिंसिपल्स के तहत होगा, ओवरऑल स्कोप क्या है। फिर ये 4 पिलर्स हम पढ़ेंगे, गवर्नेंस, स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड मैट्रिसेस एंड टारगेट्स। ये इंफॉर्मेशन आपने देनी है। गवर्नेंस, अबाउट गवर्नेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। स्ट्रेटजी क्या है आपकी, बिजनेस मॉडल, वैल्यू चेन। रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो रही है और क्या मैट्रिसेस एंड टारगेट्स आपने सेट किए हैं और उनकी क्या प्रोग्रेस है। हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेजिंग सस्टेनेबिलिटी एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑन बिजनेस मॉडल, सप्लाई चेन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये रिपोर्ट करना है और ये रिपोर्ट करते हुए क्या जजमेंट्स हैं, है ना, कैसे आपने कैलकुलेशंस की हैं, सिनेरियो एनालिसिस किया है, ये फिर उसकी बात करता है। क्या टाइम होराइजन्स लिए हैं, ये कहता है शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पे जो इम्पैक्ट्स हैं सब बताएंगे। वो शॉर्ट टर्म आपके लिए क्या है, किस इंडस्ट्री के लिए, मीडियम टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म होराइजन कितना है, 10 साल है, 15 साल है, 8 साल है, मीडियम टर्म क्या है, वैल्यू चेन की आपकी बाउंड्री क्या है, कहाँ तक सप्लायर्स और कस्टमर्स तक आप चीज़ों को देख रहे हैं, क्या सिनेरियो एनालिसिस कर रहे हैं। ये रिपोर्ट कंटेंट करते हुए फिर किन चीज़ों का एक्चुअली ख्याल करना है, ये बातें यहाँ पढ़ेंगे। तो ये 4 चीज़ें जब हम पढ़ लेंगे तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के फाउंडेशंस हमारी स्ट्रांग हो जाएंगी। दिस इज़ द फाउंडेशन। क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग क्या होंगे, जैसे हम IFRS में भी पढ़ते हैं, एक मटीरियलिटी एक इंपॉर्टेंट हमारा प्रिंसिपल है वहाँ, है ना। तो इस तरीके से यहाँ क्या प्रिंसिपल्स हैं, फेयर प्रेजेंटेशन वहाँ भी है, हम फेयर प्रेजेंटेशन करते हैं, यू नो। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आया है कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन का। तो S1 के कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज फेयर प्रेजेंटेशन, व्हाट इज मटीरियलिटी, व्हाट इज कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन यानी सस्टेनेबिलिटी, ये पढ़ेंगे। कोर कंटेंट क्या है, फिर चीज़ें क्या है, रिपोर्टिंग और उसकी। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है तो मुझे बताएं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। फिर अब हम S1 पढ़ाना शुरू करेंगे विद दिस प्रीएम्बल। जी, आप कह रहे हैं सर बहुत सी कंपनीज जो अभी एनुअल रिपोर्ट में ऑलरेडी सस्टेनेबिलिटी का नोट दे रही हैं तो वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। टू द एक्सटेंट वो कंसिस्टेंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उन्हें अब S1 के हिसाब से बनाना पड़ेगा। कुछ हद तक जो कंपनियां GRI स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही हैं तो GRI और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अंडर S1 S2 जो है उसकी कुछ इंटरऑपरेटिबिलिटी का मैकेनिज्म है, वो आप लिंक कर सकते हैं, वो हम बाद में बताएंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग कर रही हैं वो टिपिकल CSR रिपोर्टिंग है, वो अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। तो जब हम अभी S1 पढ़ लेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये S1 बहुत स्पेसिफिक बातें करता है। सस्टेनेबिलिटी, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ की गवर्नेंस बताएं, स्ट्रेटजी बताएं, मैट्रिसेस बताएं। तो बहुत सारी रिपोर्टिंग जो अभी हो रही है वो शायद S1 कंप्लाइंट नहीं है, तो उन्हें कंपनीज को चेंज करनी पड़ेगी और अपने डिस्क्लोजर्स को, अपनी रिपोर्टिंग को कंप्लाइंट बनाना पड़ेगा S1 के हिसाब से। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अगर नहीं है तो यहाँ तक ओके लिखें। तो अब मैं आगे बढ़ूँ, अब हम आपको बताएं, फिर हम एग्जाम्पल्स पे आएंगे कि क्या है सस्टेनेबिलिटी अंडर दिस और कैसे चलेगी अंडर S1 रिपोर्टिंग। अच्छा देखिए, मैं अभी चीज़ों को थोड़ा
कोशिश करूंगा थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूं, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है ना, ताकि आपको हम थोड़ा डिटेल में पहले पूरी बात समझ में आ जाए। फिर इसी स्टैंडर्ड्स को ना हम 3 या 4 पेज में माइंड मैप में समराइज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पहले आपको समरी दे दूंगा और आपको पूरी कहानी पता नहीं होगी तो समरी किसी काम की नहीं होगी। समरी तब काम आती है जब आपको पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इज दैट ओके? अगर यहां तक ओके है तो सब लिखें ओके, फिर मैं आगे बढ़ूं। यस माय फ्रेंड्स, सारे लोग चैट बॉक्स में लिखें ओके। और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना ओके लिखें, मेरे साथ हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। गुड। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ाना शुरू करते हैं S1। What is the objective and scope of S1? S1 कहता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसके भाई एंटिटी को क्या करना है। ऑब्जेक्टिव, रिक्वायर एन एंटिटी टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सस्टेनेबिलिटी रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटी। सिर्फ रिस्क नहीं, बैलेंस रिपोर्टिंग। हम कहते हैं आप रिस्क भी बताएं और अपॉर्चुनिटीज बताएं। कौन से रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज? ठीक है, वो इंफॉर्मेशन सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज की दें जो कि यूजफुल हो टू प्राइमरी यूजर्स इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द एंटिटी। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ये पैरा 1 है इसका। ये टोन सेट कर रहा है कि हमें वो सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज की इंफॉर्मेशन चाहिए जो प्राइमरी यूजर्स को हेल्प करे कि क्या कंपनी में इन्वेस्ट करें, क्या कंपनी को पैसा दें या ना दें तो किस रेट पे दें, क्या एक्सपेक्टेशन हो। नो, प्राइमरी यूजर्स कौन है? प्राइमरी यूजर्स यहाँ वही हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्राइमरी यूजर्स कहलाते हैं। एग्जिस्टिंग या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इक्विटी इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, आपके बैंकर्स और क्रेडिटर्स, इनको प्राइमरी यूजर्स कहा जाता है। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तो और भी यूजर्स भी होते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी यूजर्स कहलाते हैं। एम्प्लॉइज हैं, रेगुलेटर्स हैं, वगैरह वगैरह। प्राइमरी यूजर्स वो लोग हैं जो कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और जिसमें एग्जिस्टिंग या आज के या पोटेंशियल फ्यूचर के इन्वेस्टर्स, और उनको उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए क्या चीज रेलेवेंट है वो आनी चाहिए। और वो क्या रेलेवेंट है, वो ये कहता है कि वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है उनके लिए जो कि अफेक्ट करती है एंटिटी के प्रोस्पेक्ट्स को। प्राइमरी यूजर्स के लिए वो इंफॉर्मेशन काम की है। ये टोन सेट करने के बाद वो बताता है कि इनके लिए यूजफुल वो चीज है, कौन सी चीज है, दैट इज अफेक्टिंग एंटिटीज प्रोस्पेक्ट्स। और एंटिटीज प्रोस्पेक्ट्स को डिफाइन करता है कि हर वो रिस्क और अपॉर्चुनिटी जो एंटिटी के कैश फ्लो को इंपैक्ट करे, उसकी एक्सेस टू फाइनेंस को को इंपैक्ट करे, या उसकी कॉस्ट, किस कॉस्ट पे उसको पैसा मिलेगा, हायर कॉस्ट पे या लोअर पे, उसको इंपैक्ट करे, वो रेलेवेंट है। तो बड़ी सेट बाउंड्री कर दी इसने कहा हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें इधर उधर की कहानी नहीं चाहिए, हमें बड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज चाहिए जो क्या करे, हर वो रिस्क और अपॉर्चुनिटी की इंफॉर्मेशन जिसके अंदर ये सलाहियत है कि वो एंटिटी के कैश फ्लो को इंपैक्ट करे या उसके एक्सेस टू फाइनेंस और कैपिटल को करे ओवर ऑल शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म। इसी का नाम एंटिटीज प्रोस्पेक्ट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोका कोला है, आपको पानी या नेस्ले है, आपके लिए आप वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं और यूज करते हैं नेचुरल वाटर को। अगर आपके प्लांट ऐसी जगह लगे हुए हैं और वाटर स्कार्सिटी आपकी प्रोडक्शन को थ्रेटन कर रही है तो क्या करेगी? अल्टीमेटली आपके कैश फ्लोज को, मार्जिन को इंपैक्ट करेगी। ये बताएं आप एज अ कोका कोला, ठीक है ना, एज पेप्सी, एज नेस्ले। अगर लेबर लॉज टाइटन हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट एम्प्लॉयज की बढ़ेगी। अब लेबर लॉ कह रहे हैं कि जी एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस भी दें, मेडिकल कवरेज भी दें, ग्रेचुटी भी पे करें, और जनाब उनको इतने ईद के बोनस भी पे करें। और लॉ की टाइटनिंग ने क्या किया है आपके लिए, आपकी स्टाफ कॉस्ट को इंक्रीज होगी, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस अगर इम्पैक्ट होनी है तो आप बताएं, उसको रिपोर्ट करें, because it is going to impact the cash flows and profitability। हर वो चीज जो कि prospects को वो करे वो relevant है। Anything which is not expected to affect the entity's prospects, not expected to affect, is outside the scope। उसके अलावा बाकी चीज स्कोप से बाहर है। तो बड़ा बिल्कुल जो है ना, इसने फोकस्ड
बात बता दी कि हर वो चीज़ रेलिवेंट होगी सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ की। रिस्क क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मैं कुछ एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। जो एंटिटी के कैश फ्लोज को, उसकी एक्सेस टू फाइनेंस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इम्पैक्ट करे, ये अब आपकी जजमेंट है एज मैनेजमेंट कि हर वो चीज़ आप हमें बताएं इन्वेस्टर्स को, प्राइमरी यूजर्स को, जो कि इम्पैक्ट कर सकती है। अब एग्जाम्पल आते हैं, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सस्टेनेबिलिटी रिस्क दैट कैन इम्पैक्ट। चलें कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। लेट सपोज करें सस्टेनेबिलिटी रिस्क की बात करता हूं मैं, कि आप भी अपने पास नोट करें ये चीज़ें, ये तो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आप भी अपने पास कागज़ पेन लेके बैठें ताकि आप भी जो है ना थोड़ी हरकत में रहें। सस्टेनेबिलिटी रिस्क की ऐसी एग्जाम्पल्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप का एक प्लांट है जो कि एक फ्लड प्रोन जोन में है, फ्लड प्रोन जोन है आपका, उसके अंदर एक प्लांट है। प्रोबेबिलिटी ये है कि एक्सट्रीम वेदर, क्लाइमेट चेंज की वजह से उस प्लांट फ्लड के चांसेस हैं, जिसकी वजह से शटडाउन प्लांट होने के चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी ये है कि ये फ्लड प्रोन जोन है, यहाँ पे फ्लड है, या आप यूं कह लें कि जी एक्सट्रीम रेनफॉल है उस एरिया में एक्सपेक्टेड, उसकी वजह से क्या होगा, शटडाउन होगा। शटडाउन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ओहो, प्लांट शटडाउन। प्लांट शटडाउन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी, ओहो ये क्यों डिलीट कर रहा है, प्लांट शटडाउन होगा तो उस शटडाउन की वजह से होगा प्रोडक्शन लॉस। प्रोडक्शन लॉस होगा तो उसकी वजह से टेम्परेरीली हो, भले 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन, 20 दिन, तो प्रोडक्शन लॉस होगा तो उससे क्या होगा, उससे कैश फ्लोज इम्पैक्ट होंगे। ये सस्टेनेबिलिटी रिस्क आ गया, आपके कैश फ्लोज इम्पैक्ट हो रहे हैं। और उसकी वजह से हो सकता है कि लेंडर, आपका क्रेडिट रिस्क बढ़ जाए, क्रेडिट रिस्क इंक्रीज हो जाए, आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाए, बढ़ेगी ना भाई। आपकी प्लांट शटडाउन होगा, इस पे प्रोडक्शन लॉस होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, बढ़ेगी। ये सस्टेनेबिलिटी रिस्क हो गया। रिस्क because of environment that has the potential to impact your cash flows and also your access to finance and your cost of capital। हो सकता है कुछ बैंकर्स आपकी लिमिट्स कम कर दें जो आपको एक्सेस मिल रही है फाइनेंस की, कि जी यार ये जो प्लांट है ना, पता नहीं ये साल में जो है ना 3 महीने तो बंद रहता है बिकॉज ऑफ दिस, या 2 महीने बंद रहता है, तो अब वो पहले आपको 400 मिलियन की फाइनेंसिंग दे रहे थे, हो सकता है 300 या 200 दे दें, हो सकता है पहले K+2 पे दे रहे थे, अब K+3 पे दे दें, तो इट इज़ इम्पैक्टिंग योर क्रेडिट रिस्क, इट इज़ इम्पैक्टिंग योर कैश फ्लोस। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चले ठीक है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक रिफाइनरी हैं, ठीक है, और इस रिफाइनरी में आप क्रूड इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब आप जो ये क्रूड इंपोर्ट करते हैं, इस इंपोर्ट ऐसी जगह से करते हैं विच इज़ सब्जेक्ट टू जियोपॉलिटिकल रिस्क। वेनेजुला से कर रहे हैं आप, ईरान से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ आप रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे, तो दिस इंपोर्ट इज सब्जेक्ट टू जियोपॉलिटिकल रिस्क, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो सकता है ऐसा हो जाए कि जी वो रेड सी का रास्ता बंद हो गया यमन की वजह से वहाँ, अब आपको जो फ्यूल पहले मिल जाता था जल्दी, अब वो 15 दिन, महीने के डिले से मिल रहा है, या आपकी क्वांटिटीज़ जो पहले आराम से मिल जाती थी अब आपको नहीं मिल रही। तो इसकी वजह से क्या होगा, आप लो कैपेसिटी पे ऑपरेट करना पड़ेगा, लो कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे, बास औकात प्रोडक्शन लेट हो जाएगी, प्रोडक्शन इश्यूज आएंगे, प्रोडक्शन इश्यूज आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कैश फ्लोज इम्पैक्ट होंगे। हो सकता है अगेन आपके क्रेडिट रिस्क भी आपका इम्पेयर हो जाए, क्रेडिट रिस्क भी आपका बढ़ जाए, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाए।
दिस इज़ अ रिस्क ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, कि अब आप सप्लाई ऑफ आपका रॉ मटेरियल या क्रूड ऑयल आपको नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रिस्क, बिकॉज ऑफ वट एवर यू से, यू नो। और प्राइमरीली जियोपॉलिटिकल रिस्क भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ वेदर भी हो सकता है, ठीक है ना। पोर्ट पे कहीं कंजेशन हो गई, स्ट्राइक्स हो गई, उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन दिस इज़ अ सस्टेनेबिलिटी रिस्क, सप्लाई चेन रिस्क दैट इज इम्पैक्टिंग योर कैश फ्लोज एंड योर एक्सेस टू कैपिटल। अच्छा, और आ जाएं, चलिए एक न्यू डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। और ठीक है, ये दो रिस्क हो गए। एक मैंने आपको बताया कि जी एक फ्लड प्रोन जोन है, एक्सट्रीम वेदर की वजह से फ्लड्स बहुत आ रहे हैं वगैरह वगैरह। फिर एक रिस्क कहलाता है ट्रांजिशन रिस्क। ट्रांजिशन रिस्क क्या है कि व्हेन इकोनॉमी इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम कार्बन इंटेंसिव ओवरऑल एनवायरनमेंट या इकोनॉमी टू लो कार्बन, तो उसकी वजह से भी रिस्क आ रहे हैं कंपनीज को। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हैं, आप टोयोटा ऑफ द वर्ल्ड है, हायोंडाई हैं आप, ठीक है बेटा, चाय पिलवा दीजिएगा मुझे। आप टोयोटा हैं, हायोंडाई हैं, आप इंटरनल कंबस्टन यानी फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ियां बनाते थे, पेट्रोल डीजल वाली। अब दुनिया ट्रांजिशन हो रही है, टू ईवीज की तरफ। प्लग इन हाइब्रिड्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अल्टीमेटली आ रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हो सकता है जैसे ही इसकी ट्रांजिशन टू ईवीज, कस्टमर्स इस तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट्स जा रही हैं, हाँ, तो अब आपके जो प्लांट्स थे ऑफ इंटरनल कंबस्टन इंजन्स के, हाँ, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बनाने वाले, सादे ज़बान में, उन पे क्या आ जाएगी, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उनकी प्रोडक्शन लॉस हो जाएगी, उन पे इम्पेयरमेंट आएगी। वो आपको फैक्ट्री हो सकता है आगे जाके जल्दी बंद करनी पड़ जाए, आपका जो लेबर है ना, उसको आपको फारिग करना पड़ जाए, फैक्ट्री शट डाउन करना पड़ जाए। तो ये रिस्क है ना, ट्रांजिशन रिस्क, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ऑयल रिफाइनरीज के लिए ये रिस्क है कि उनकी बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज जो हैं, जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल मोगैस और ये सब बनाते हैं, वहाँ पे बिकॉज कि पेट्रोल की कंजम्पशन ओवर अ पीरियड कम हो रही है, तो कुछ रिफाइनरीज की प्रोडक्शन और सेल कम हो गई है, तो उस पर भी शेल ने, BP ने अपनी कुछ कंट्रीज़ में, यूरोप वगैरह में, अपनी उन रिफाइनरीज पे इम्पेयरमेंट बुक की है बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन रिस्क को कहते हैं कि फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम, वो जो हमने IS-36 की इम्पेयरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन रिस्क भाई, ट्रांजिशन रिस्क ये भी सस्टेनेबिलिटी रिस्क हो गया ना। इट इज़ इम्पैक्टिंग फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ द एंटिटी, प्रोडक्शन लॉस होगा। अच्छा, मेरी थोड़ी राइटिंग अजीब सी है, लेकिन इस यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी जब मुझे आदत हो जाएगी, और आपको भी आदत हो जाएगी पढ़ने की। प्रोडक्शन लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा, कैश फ्लोज इम्पैक्ट होंगे ना, इससे आपके कैश फ्लोज इम्पैक्ट होंगे। अब मुझे आप बताएं, अगर ये एंटिटी ट्रांजिशन नहीं कर रही है इनटू इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स प्लांट पे, तो लोग तो इसको एग्जिस्टिंग लेंडर्स जो है ना, वो तो उसकी लाइंस भी कट कर दें कि भाई इसकी तो जो है ना, ये तो एक्सेस टू फाइनेंस भी इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो भी देखेंगे ना कि फ्यूचर में इसकी ये गाड़ियाँ ही नहीं बिकेगी, राइट। ट्रांजिशन रिस्क, ये तीसरा रिस्क आ गया। एक और एग्जांपल देता हूँ ह्यूमन रिसोर्स रिस्क की आपको मैं। रेपुटेशनल रिस्क, ठीक है ना, या जैसे हम ह्यूमन कैपिटल रिस्क कह लें, उसकी एग्जांपल, ये सब टिपिकल मैं बता रहा हूँ आपको जो सस्टेनेबिलिटी रिस्क हैं, जिनका आगे जाके आप एग्जांपल्स की फॉर्म में देखेंगे। अब ह्यूमन कैपिटल रिस्क या रेपुटेशनल रिस्क भी इसी के साथ आ जाता है। इसकी कुछ एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जनाब, आप एक
लेट सपोज करें आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं चिप्स की, कंप्यूटर्स की, किसी की, अब आप खुद नहीं मैन्युफैक्चर करते ये, जैसे एप्पल वैप्पल, आप टॉल मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, टॉल मैन्युफैक्चरिंग। आपके सप्लायर्स हैं जिनको आप मटेरियल देते हैं, वो आपको प्रोड्यूस, वो मैन्युफैक्चर करके देते हैं। अब इन सप्लायर की प्रेमिसेस पे अगर लेबर लॉ की कंप्लायंस नहीं हो रही, चाइल्ड लेबर हो रहा है, ठीक है, और कंडीशंस पैथेटिक हैं वर्कफोर्स की, है ना, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ही ख़राब है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल रिस्क क्या है, यहाँ रिस्क है ऑफ पेनल्टीज रेगुलेटरी, आपका ब्रांड इमेज उड़ेगा कि जी एप्पल की फैक्ट्री में या फलां कंपनी की फैक्ट्री जहाँ से जी इसका जो माल बनता है वहाँ तो चाइल्ड लेबर है, वहाँ तो लॉ की कंप्लायंस नहीं है, मिनिमम वेजेस भी ये प्रॉपर नहीं देते, लोगों को तो खाने जो है ना साफ़ पानी और खाने के वो भी नहीं देते, इन्वायरमेंट ही इतनी बुरी है, ना उनको इंश्योरेंस देते हैं, ना उन वर्कर्स को जो है वो सही पे देते हैं। तो ये रिस्क ऑफ पेनल्टीज़, रेगुलेटरी पेनल्टीज़ भी है, रेपुटेशनल रिस्क भी है ना, it's a sustainability risk. So are your suppliers labor law compliant? Are they providing, जहाँ पे टॉल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, it becomes your sustainability risk. Because if this impacts come in media में, आजकल तो सोशल मीडिया आ गया, आपके सप्लायर की फैक्ट्री की 6 तस्वीरें आ गई, वहाँ किसी रेगुलेटरी छापा पड़ गया, तो ये आपका रिस्क है। And this risk is going to impact your of course brand, your sales, your customers. इसका नुकसान क्या होगा, आपकी ब्रांड इमेज पे आएगी, आपकी लॉस ऑफ कस्टमर्स होंगे, सेल्स होंगी, और ऑफ कोर्स फाइन्स भी पड़ेंगे। तो वो फाइन्स आर आल्सो कॉस्ट, वो आप पे भी फाइन्स पड़ते हैं फिर, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं, उसकी अलग कॉस्ट है। तो दिस इज अ सस्टेनेबिलिटी रिस्क दैट हैज एन इम्पैक्ट, दैट हैज़ द पोटेंशियल टू इम्पैक्ट योर कैश फ्लोज। हो सकता है फिर कुछ अच्छे बड़े बैंक्स आपको फाइनेंसिंग भी आपकी बंद कर दें, या आपके कुछ सर्टेन इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, वो आप इक्विटी इन्वेस्टर्स आपसे एक इन्वेस्टमेंट छोड़ के चले जाएं, एस फंड मैनेजर्स होते हैं, एसेट मैनेजर्स। दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ दैट। या फॉर एग्जांपल मैं फिर इन्वायरमेंट की चले एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हमारे मुल्क में भी और दुनिया में भी अभी हीट वेव्स आ रही हैं। अब आपकी सक्खर में फैक्ट्री है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, एवरेज साल में वैसे तो मतलब वहाँ पे तो 40 से लेके 45 और अब तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। अब जब इतने सख्त, और पहले वो स्पेल होता था चंद दिन का, अब लेट से वो हफ्तों का स्पेल हो गया। अब ये एक्सट्रीम वेदर क्या करेगा, इस डिग्री में आपको फैक्ट्री शट डाउन करनी पड़ जाती हैं, आप काम नहीं कर पाते, प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है। एक्सट्रीम वेदर क्या कर रहा है, एक्सट्रीम वेदर कर रहा है लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, इवन शट डाउन भी हो जाती है आपकी फैक्ट्रीज फॉर सम टाइम, ठीक है। लेबर प्रोडक्टिविटी का लॉस हो गया, फैक्ट्री शट डाउन हो गया, उसकी वजह से लॉस ऑफ मार्जिन हो गए आपको। फिर इसकी वजह से आपको ये भी करना पड़ता है एक्सट्रीम वेदर्स कि आपको कूलिंग सिस्टम बढ़ाना पड़ता है, उसकी एक अलग कॉस्ट होती है ना। अब आपके कोई वेयर हाउसेज हैं, वहाँ मटेरियल रखा हुआ है, तो उस पे लिए आपको चिलर्स, एसीज बड़ी चाहिए होती है, एनर्जी कॉस्ट वी नो इज़ ह्यूज कॉस्ट, उसकी एक अलग कॉस्ट है। तो लॉस ऑफ मार्जिन है ना, आपकी कॉस्ट बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी लॉस हो गई, कैश फ्लोज इम्पैक्ट हो गए, तो इट्स अ सस्टेनेबिलिटी रिस्क कि एक्सट्रीम वेदर्स, हीट वेव्स वुड अल्टीमेटली, जो कि बढ़ गई हैं बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है दुनिया में। एवरेज टेम्परेचर हमें पता है दुनिया का प्री इंडस्ट्रियल दुनिया से अब तक 1 या 1.1% बढ़ चुका है। टारगेट ये है कि उसे 1.5 से ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए, उसकी वजह से ही आपको जो है वो एक्सट्रीम वेदर्स और ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इन्वायरमेंट इश्यूज also impacting your productivity, your cash flows, your entity's prospects. This is another example of sustainability risk.
तो ये बात हो गई रिस्क की। यहाँ तक बात क्लियर आ रही है कि कौन से सस्टेनेबिलिटी रिस्क हैं जो कि S1 कहता है कि जिसके बारे में आपने बात करनी है। इज इट क्लियर यहाँ तक? ये बताएं मुझे। सर क्या ये स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ वॉर को भी डिस्कस करता है और वॉर इन नेबरिंग? यस, इनडायरेक्टली कर रहा है ये, वॉर का वर्ड यूज नहीं कर रहा। डिसरप्शन इन प्रोडक्शन हो जाएगी इसकी वजह से, जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन में कवर करता है इसको, तो इनडायरेक्टली कवर करता है। यस यस माय फ्रेंड। अच्छा, अब आ गया एक और सवाल। सर स्टैंडर्ड से रीड करना बेहतर नहीं होगा? स्टैंडर्ड को भी हम रीड करेंगे। हम जो कुछ पैराग्राफ्स आपको स्टैंडर्ड के भी हमने वहाँ पे रिप्रोड्यूस किए हैं, लेकिन अगर मैं ये आपको एग्जांपल ना दूं और सिर्फ ये कह दूं कि ऑल सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इम्पैक्ट कैश फ्लोज एंड एंटिटीज प्रॉस्पेक्ट, क्या समझ में आएगा आपको? जब तक हम उन एग्जाम्पल्स या स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स नहीं दे रहा। स्टैंडर्ड तो एक पूरा कोडिफाई कर रहा है, और स्टैंडर्ड्स की डिफरेंट पैराग्राफ्स को हमने अभी जब हम नीचे आएंगे उसमें हमने रेफर किया है। डोंट वरी अबाउट इट। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझे तो सही। सस्टेनेबिलिटी इज अ न्यू कॉन्सेप्ट है क्या? व्हाट सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आर वी टॉकिंग अबाउट? इज दैट ओके? इज एवरीबॉडी विथ मी? यहां तक सबको क्लियर है या कोई सवाल है तो मुझसे पूछें अभी भी प्लीज, तो फिर हम आगे बढ़े। ओके क्लियर? ओके अच्छा, अब आ जाए कि दिस स्टैंडर्ड डजंट टॉक अबाउट जस्ट दिस रिस्क, ये कहता है अपॉर्चुनिटीज भी। तो व्हाट आर द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज? अपॉर्चुनिटी एग्जांपल सर दें, कौन सी अपॉर्चुनिटी इसमें रिपोर्ट होगी? तो अपॉर्चुनिटी भाई, अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? मैं एक दो का जिक्र कर लेता हूँ एज एन एग्जांपल, और फिर हम वापस आ जाते हैं अपने उस स्टैंडर्ड के टेक्स्ट पे। अब अगर आप लेट सपोज करें एनर्जी, बिकॉज कि अब आपकी एमिशंस कंट्रोल करनी है और आपको पता है कि जी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट की वजह से रेगुलेशंस भी आ रहे हैं, और आप एनर्जी एफिशिएंट बनते हैं, रिन्यूएबल्स एनर्जी में आप इन्वेस्ट करते हैं। लेट सपोज करें आपका एक सीमेंट प्लांट है, सीमेंट की एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है एनर्जी कॉस्ट, और पाकिस्तान में बहुत सारे सीमेंट प्लांट रिन्यूएबल एनर्जी, विंड, हीट, वेस्ट रिकवरी, सोलर, इसके थ्रू जो है जनाब वो एनर्जी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। अब उसका इम्पैक्ट क्या है? इनिशियल कैपेक्स आता है, लेकिन बाद में एनर्जी कॉस्ट सिग्निफिकेंटली आपकी डाउन हो जाती है। तो आपकी इनिशियल कैपेक्स है, लेकिन बाद में सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट की सेविंग है। So this investment, if you are doing and you have done, then you will say that okay, this is an opportunity, this is a sustainability opportunity that I am investing in, और ये इन्वेस्ट करके मेरी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में इतनी इंप्रूवमेंट आएगी जिसकी वजह से मेरे कैश फ्लोज इन्हांस होंगे, मेरी कंपनी की वैल्यू इन्हांस होगी, एंड अल्टीमेटली चाहे मैं एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज यूज़ कर लूँ, एनर्जी कंजर्व करूँ, या मैं रिन्यूएबल्स में जा रहा हूँ, तो मेरी सब्सिक्वेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो रही है जिसकी वजह से मेरे कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। दूसरी एग्जांपल ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है कि जी आप कहें मैंने इन्वेस्ट किया है सिग्निफिकेंटली, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ सिग्निफिकेंटली इन माय वर्कफोर्स, सेफ्टी ट्रेनिंग्स, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ अपनी रिटेंशन पॉलिसीज़ को, वैसे जनरल ट्रेनिंग, सेफ्टी की और अदरवाइज ट्रेनिंग पॉलिसीज़। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी भी नाश हो रही है, मेरी वैसे एट्रिशन रेट था 20% लोग छोड़ के जाते थे, तो अब 8 या 10% छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं री हायरिंग और री ट्रेनिंग का सारा प्रोसेस करता था,
उस पर मेरी कॉस्ट सेविंग होगी, मेरी प्रोडक्टिविटी, मैंने ये इनिशिएटिव दिए हैं, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मेरी सेफ्टी बढ़ेगी, मेरी सेफ्टी रीजंस की वजह से जो मुझे नुकसान होते थे, कोई इक्विपमेंट्स ख़राब हो जाते थे और जनाब जो है ना मेरा शट डाउन हो जाता था, वो कम होगा, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सेफ्टी बढ़ेगी, इससे मुझे सेविंग्स होंगी और ये मेरे कैश फ्लोज को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी ये चीज़। तो आई एम इन कैशिंग, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन टॉक अबाउट, राइट। तीसरा, आप ये बात कर सकते हैं कि जी लेट सपोज करें, जैसे मैंने नेस्ले की एग्जांपल दी आपको कि जी वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज़ में हम हैं और वहाँ से हम वाटर ड्रॉ करते हैं। अब हमने इन्वेस्ट कर रहे हैं, वाटर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और हमें रिस्क ये है कि जी वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज़ में जो वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अब वाटर वहाँ पे लेवल कम होती जा रही है और जो है ना रेगुलेटर भी हम सख्ती कर रहा है, हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने रीसाइक्लिंग ऑफ वाटर पे हम काम कर रहे हैं और अब हमारा 30 to 40% ऑफ द वाटर रिसाइकिल हम यूज़ कर लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या फ़ायदा हुआ, उसकी वजह से मेरी कॉस्ट भी कम हो गई, मेरा जो रिस्क था वो भी कम हो गया कि आगे जाके मुझे पानी कम मिले या मुझे हायर कॉस्ट पे मिले। तो आपने रिसाइकलिंग में इन्वेस्टमेंट की, दिस विल रिड्यूस योर कॉस्ट सिग्निफिकेंटली। ये एक अपॉर्चुनिटी थी जहां वाटर स्कार्सिटी थी, वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज थे जहां से वाटर आप ले रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे, अब आप उन वाटर को रिसाइकिल करके यूज़ कर रहे हैं, आपने रिसाइकलिंग प्लांट लगा दिया है एंड जो कि वाटर काफ़ी सारा ज़ाया हो जाता था आपके प्रोसेस में, ठीक है, तो अब आप उसको यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प एंड सेव योर कैश लॉस। दिस इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन टॉक अबाउट एंड यू कैन क्वान्टिफाई द इम्पैक्ट्स ऑफ इट कि इससे मेरी 20% 15% कॉस्ट रिडक्शन होगी और जो रिस्क ऑफ मेरा रेवेन्यू लॉस है वो मेरा कवर हो गया कि आगे जाके मुझे पानी नहीं मिलता, तो मैंने वो भी रिस्क भी कवर कर लिया, मैंने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम कर दी, ठीक है। तो दीज आर द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बट ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं? that are impacting your cash flows, entities cash flows and your ability, और इसके लिए शायद आपको access to finance भी मिल जाए बड़े आसानी से। they are also helping you get finance कि जी मैं ये करने जा रहा हूँ तो शायद 1-2% कम पे भी बैंक्स की कुछ ESG रिलेटेड फंडिंग्स होती हैं, ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं जिसमें आपकी कॉस्ट भी, एक्सेस टू फाइनेंस भी बढ़ जाती है, कॉस्ट भी इंप्रूव हो जाती है। सिमिलरली अगर आप कहें कि जी मैं रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लॉट ऑफ बैंक्स आर गिविंग यू access to capital at a reduced rates under the mandates that they have from their regulators or others कि जी जो रिन्यूएबल में इन्वेस्ट करे, जैसे गवर्नमेंट ने किया था इसी ज़माने में पाकिस्तान में सोलर फाइनेंसिंग बड़ी सस्ती 5% 6% पे थी, तो यू गेट एक्सेस टू कैपिटल एज वेल। तो जो impacting cash flows and access to capital and cost of capital, ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं that are positively impacting all those things. So this is what you need to report under your sustainability. These are the kind of things that you need to report under the sustainability disclosure. Is that clear? यहाँ तक अपॉर्चुनिटी भी समझ में आ गई हमें, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। मुझे इस पे भी ओके करें अपॉर्चुनिटीज़ पे। इनाम साहब, असद साहब, अनवर साहब, तो पहले तो हमें स्कोप कवर हो ना कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, व्हाट इज द स्कोप, ऑल दोज थिंग्स दैट इम्पैक्ट द एंटिटीज प्रोस्पेक्ट्स। अब आ गया मैं जनाब यहाँ पे वापस जी, थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, जब हम आगे जाके बात करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है डिस्क्लोजर का, कनेक्टेड इंफॉर्मेशन। वो कहता है कि रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज में क्या कनेक्टिविटी है वो भी बताएं। तो आपने वो बात कर दी इनाम साहब जो स्टैंडर्ड करता है आगे जाके, वाह 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 क्या बात हो गई। तो आप तो स्टैंडर्ड सेटर बन सकते हैं आगे जाके दुनिया में। स्टैंडर्ड आपके जज्बात की कदर कर रहा है, मैं आगे बताऊंगा कैसे कि थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज कैसे लिंक हो रही हैं, ये भी आप बताएं। ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर है जी इंशाल्लाह। अच्छा जी, वापस आ गए हम। तो ऑब्जेक्टिव इज डिस्क्लोज ऑल दोज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज विच इम्पैक्ट, ये मैंने पैरा 1 पढ़ा दिया आपको, ठीक है। पैरा 1 क्या कहता है? वो इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टर्स के लिए डिसीजन रेलेवेंट हो, और दूसरी बात हमने क्या कर दी,
और वो डिसीजन रेलिवेंट वो चीज़ें हैं, वो सारे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं दैट इम्पैक्ट एंटिटीज कैश फ्लोज, एक्सेस टू फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवर शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, तीनों। ठीक है, व्हाट इट हेल्प्स इज, और अल्टीमेटली वो कहता है हमें फॉरवर्ड लुकिंग इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि फाइनेंशियली कनेक्टेड डिस्क्लोजर्स हो, उसके लिए ये स्कोप है कि दैट इनेबल्स बेटर इन्वेस्टर डिसीजन मेकिंग, राइट। क्योंकि इन्वेस्टर्स ये देखना चाहते हैं ना कि बिटवीन द 2-3 कंपनीज विच इज़ बेटर प्रिपेयर्ड टू हैंडल ट्रांजिशन रिस्क फॉर एग्जांपल और सस्टेनेबिलिटी रिस्क्स। अगर एक इन्वेस्टर होता है उसके पास ऑप्शन होता है वो 6 सीमेंट प्लांट में से कौन से सीमेंट प्लांट में इन्वेस्ट करे, ये डिस्क्लोजर उसे एक्चुअली हेल्प करेगा कि जी किस, हम डिफरेंट कंपनीज बताएंगे कि वो जो रिस्क बियर कर रही हैं और उसको वो कैसे हैंडल कर रही हैं। तो दिस इज व्हाट S1 इज सपोज टू डू। अब हमने कुछ एग्जांपल्स करनी एक्टिविटीज़ की, ठीक है, कि 10 मिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। येस इट इज़ मटेरियल, इट इज़ अफेक्टिंग एंटिटीज कैश फ्लोज, फ्यूचर कॉस्ट, स्ट्रेटेजिक पोजीशन, एक्सेस टू कैपिटल इवेंट, तो ये S1 का हिस्सा है। क्या हमें S1 के अंदर ये रिपोर्ट करना है कि मैं $5000 की चैरिटी जो है ना मैंने की, या मेरे जनाब स्टाफ ने जाके वो TCF के स्कूल्स में जाके ना इतने घंटे फ्री पढ़ा दिया, ठीक है, अच्छा काम किया, नेकी का काम किया, बट इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट द एंटिटीज कैश फ्लोज? अगर कोई इतना सिग्निफिकेंट है, कोई इतनी पॉजिटिविटी है दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर फ्यूचर कैश फ्लोज, तो फिर बताएं, वरना ये रेलेवेंट है। तो दिस इज नॉट रेलेवेंट। सिमिलरली जनाब क्या, अच्छा जी, कंपनी वाइड वाटर कंजर्वेशन आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा वाटर कंजर्वेशन हो रही है, फैक्ट्री में आपके बहुत पानी यूज़ होता है, ज़ाया होता है, इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट? यस, ये वो चीज़ है जो कि ऑपरेशनल कॉस्ट को इम्पैक्ट करेगी। कोई रेगुलेटरी कंप्लाइंस है जिसे इम्पैक्ट करेगी, तो यस। ऑफिस में मैंने जो है ना वो दरख्त लगा दिए, कुछ प्लांट्स लगा दिए एयर क्वालिटी के लिए, ठीक है, अच्छा काम किया, यू डिड अ गुड जॉब, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ S1, दिस इज नॉट S1, यू नो। सो दिस इज हाउ यू नीड टू असेस। अब आ जाए स्कोप में, इट कवर्स ऑल सस्टेनेबिलिटी टॉपिक्स विद फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। इसके अंदर जैसे मैंने अपनी एग्जांपल्स में भी आपको चीज़ें बताई, इसमें सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं, ह्यूमन कैपिटल भी, यस, क्लाइमेट इज इम्पॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी इसमें आती है, सप्लाई चेन प्राइमरी है, कम्युनिटी गवर्नेंस, यू नो, हत्ता के साइबर सिक्योरिटी भी सस्टेनेबिलिटी रिस्क क्लासिफाई होता है। एमिरेट्स NBD एक बहुत बड़ा बैंक है UAE का, इसके डिस्क्लोजर्स में आप जाके देखेंगे तो 5-6 बड़ी थीम्स उसने सस्टेनेबिलिटी की अपने लिए दी हैं। उसमें डेटा प्राइवेसी शामिल है, उसमें साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी, क्यों, एंड साइबर सिक्योरिटी, उसने सस्टेनेबिलिटी रिस्क कहा है अपना, इट्स अ सस्टेनेबिलिटी रिस्क। क्योंकि अगर आपका डेटा ब्रीच हो जाए, रैंसमवेयर कॉल हो जाए, आपके ऑपरेशंस उसकी वजह से इम्पैक्ट हो जाते हैं, लॉस ऑफ कस्टमर्स हो सकता है, डिपॉजिटर्स पैसे निकाल लें अल्टीमेटली कि भाई ये बैंक पता नहीं सेफ़ है या नहीं है, यू नो, आपकी रेपुटेशनल इम्पैक्ट होगी, आपके मार्जिन इम्पैक्ट होंगे, ऑपरेशंस इम्पैक्ट होंगे, तो कैश फ्लोज, प्रॉस्पेक्ट्स इम्पैक्ट होते हैं आपके, यू नो। तो उन्होंने, क्योंकि बैंक के पास तो बहुत सारा कस्टमर का सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा होता है, तो उन्होंने अपने सिग्निफिकेंट सस्टेनेबिलिटी रिस्क में डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी, और फिर फाइन्स लगते हैं अगर डेटा ब्रीच हो जाए। रेगुलेटर कहता है आपने अपनी डेटा सिक्योरिटी ठीक नहीं रखी थी जिसकी वजह से ब्रीच हो गई, और रेगुलेटरी फाइन्स भी लगते हैं अगर डेटा ब्रीच हो जाए तो ये सारे टॉपिक्स कवर्ड है। इट्स नॉट जस्ट क्लाइमेट। IFRS S2 सिट्स अंडर ISA। S1 एक पूरा बेस देता है क्या क्या रिपोर्ट करना है। अब हर रिस्क हो सकता है आगे जाके, जैसे भी आ रहा है बायोडाइवर्सिटी का एक अलग स्टैंडर्ड भी आ रहा है कि उसमें फिर और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने क्या क्या रिपोर्ट करना है। ह्यूमन कैपिटल का एक अलग सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड आ रहा है, जब तक वो आए तब तक तो ये जनरल स्टैंडर्ड है। ये जनरल स्टैंडर्ड सारे फाउंडेशन सेट कर रहा है, इसके ऊपर जो है ना फिर आप इमारत बनाएंगे। तो S1 एक इम्पॉर्टेंट है, ये सब उसके मातहत जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर उसके मातहत जो है ना वो बाकी स्टैंडर्ड्स हैं। S2 is मातहत टू इट। क्लाइमेट इज द मोस्ट अर्जेंट एरिया, हेंस अ डेडिकेटेड स्टैंडर्ड। वो उसमें आपको फ्यूचर स्टैंडर्ड्स भी आ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन कैपिटल, वो भी उसके ही मातहत होंगे। जनरल रिक्वायरमेंट्स ही हैं, फिर उसके अलग अलग स्पेसिफिक आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जनरल स्टैंडर्ड कहता है कि आप जो है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि जी आप बैलेंस शीट बनाएं,
आप जो है इनकम स्टेटमेंट बनाएं, कैश फ्लो बनाएं, फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की मेजरमेंट रिकॉग्निशन कैसे होगी, उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होगी पीएनएल में, तो उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड है। फिर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स आते हैं, लेकिन जनरल रिक्वायरमेंट ये स्टैंडर्ड कर रहा है। रिपोर्टिंग बाउंड्री क्या है इसकी, पैरा 20 क्या कहता है, पैरा 20 ऑफ द स्टैंडर्ड, ये वहीं से कॉपी है। एन एंटिटी सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर्स शैल बी फॉर द सेम रिपोर्टिंग एंटिटी एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आप ग्रुप के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर भी पूरे ग्रुप का होगा। ये नहीं हो सकता कि वो स्टैंड अलोन हो, फिर ठीक है ना, फिर आपको ग्रुप के लिए वो फॉलो करना पड़ेगा। सब्सिडियरीज कंसोलिडेटेड, सो सस्टेनेबिलिटी इंपैक्ट्स भी कंसोलिडेट होंगे। फॉरेन सब्सिडियरी के अगर कोई रिस्क आ रहे हैं वो आपके ग्रुप लेवल पे भी वो रिफ्लेक्ट होंगे। इट इंक्लूड्स एंटायर वैल्यू चेन, जिसका हम जिक्र करेंगे कि इसके अंदर सप्लायर्स की भी चीज़ें आती हैं और आपकी डाउन स्ट्रीम की भी चीज़ें आती हैं। वो भी रिस्क आप बताएंगे कि आपने प्रोडक्ट यूज़, जो जैसे आगे जाके क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स में हम पढ़ेंगे, स्कोप 3 इमिशंस की बात करता है, जो कि आपकी पूरी वैल्यू चेन की इमिशंस की बात करता है। फ्यूल कंजम्पशन ऑफ योर सोल्ड व्हीकल्स, यानी आपकी डाउन स्ट्रीम में आपकी प्रोडक्ट क्या बेड़ा गर्क कर रही हैं, जहाँ से आप बिजली ले रहे हैं वहाँ पे बिजली कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वो फॉसिल फ्यूल से हो रही है, तो वो एनवायरनमेंट का कैसे बेड़ा गर्क कर रही है। तो सप्लायर से लेके कस्टमर्स तक की वैल्यू चेन की बात हो रही है। कहाँ कहाँ वो रेलिवेंट कैसे डिस्क्लोज होगा ये हम बात करेंगे। अभी हम स्कोप, एक ब्रॉड स्कोप डिफाइन कर रहे हैं कि क्या कवर्ड है। ऑल सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इंपैक्ट एंटिटीज प्रॉस्पेक्ट्स, व्हिच मींस कैश फ्लो, एक्सेस टू कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसमें ये सारे टॉपिक्स हो गए, ह्यूमन कैपिटल, क्लाइमेट, बायोडायवर्सिटी, सप्लाई चेन, ये सब आ गया। फिर रिपोर्टिंग करेंगे आप इन सब चीज़ों की फॉर, जो कि जिस एंटिटी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं उसी वही रिपोर्टिंग बाउंड्री होगी, और उसके अलावा पूरी वैल्यू चेन भी होगी। पीरियड भी सेम होना चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है। 2025 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो 2025 की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनेगी, 2026 के आएंगे तो 2026 की रिपोर्ट बनेगी। और फिर आप बताएंगे ये सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर इस पीरियड का है और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिंक कर रहा है। शैल आइडेंटिफाई, एन एंटिटी शैल आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिससे लिंक है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर्स की लिंकिंग फिर होनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो आप बताएंगे, है ना। फिर आ गया, हैविंग सेड दिस, ये स्कोप कवर हो गया। अब आता है दूसरा पार्ट, लर्निंग सेकंड ऑब्जेक्टिव, विच इज कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन, कि प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग क्या है। तो पैरा 10, पैरा 11, पैरा 14 क्या कहते हैं वो हमने यहाँ कॉपी किए हैं, जो रेलेवेंट इंपॉर्टेंट पैरा हैं। जो अभी एक दोस्त कह भी रहते हैं सर स्टैंडर्ड से पढ़े, तो बेटा ये स्टैंडर्ड की वर्डिंग है जो यहाँ कॉपीड है, जो जिन पैराग्राफ को मैंने किया है। फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ समरी आपके लिए पॉइंट्स हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव सबको, तो मैं कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन पे आऊँ। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन हेयर? 100% फर्नीचर मैन्युफैक्चरर क्यों इन्वेस्ट करता है प्लांटेशन ऑफ ट्रीज में? क्योंकि वो जितना बायोडाइवर्सिटी को, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट कर रहा है, डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहा है कुछ एरियाज की, वहां से दरख्त कट रहे हैं, ये बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट है, ठीक है ना। तो वो उसको, उस इम्पैक्ट को नलिफाई करने के लिए ट्रीज प्लांट करता है कि जितना एनवायरनमेंट से मैं वुड ले रहा हूँ, मैं अल्टीमेटली फ्यूचर के लिए मैं उतना वुड ट्रीज की फॉर्म में आपको रीजनरेट भी करके दे रहा हूँ। तो 100% उसको रिपोर्ट करना चाहिए। यस जैन बेटा आप पहले पढ़ तो लो, आप पहले पढ़ तो लो। कितनी क्लासेस में होगा, स्टैंडर्ड क्यों नहीं पढ़ रहे? बेटा ये आप पहले स्टैंडर्ड पढ़ लें, खुद ही हो जाएगा। 2-3 क्लासों में ये कवर होगा अच्छे, फिर उसकी डिटेल्स में जाएंगे, फिर एमसीक्यूज होंगे। आप फोकस करें जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, इतनी टेंशन न लें। पूरा स्टैंडर्ड कवर होगा, उसकी एमसीक्यूज होंगे, उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, सारा काम होगा। तो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड। पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। मिनिमम टाइम में कोशिश करेंगे कि आपको सारी मोटी बातें, कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन हो, ठीक है ना। और फिर जैसे मैंने आपसे कहा स्टैंडर्ड को तो हम 3 पेज में भी आपको समराइज करके दे सकते हैं, लेकिन समरी उसी वक्त समझ में आएगी, एग्जाम रेलिवेंट समरी, जब आपको पीछे पूरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, तो फिर वो समरी भी हेल्प करती है। ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अच्छा अब आइए कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन क्या कहता है ये। तो हमने ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप की बात कर ली, ठीक है। अब हम आते हैं कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशंस पे।
कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन क्या है हमारी? कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन है हमारी कि जी जो आप प्रेजेंटेशन करेंगे इंफॉर्मेशन की, उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे। तो ये स्टैंडर्ड कहता है देयर शुड बी फेयर प्रेजेंटेशन, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू दुनिया में जो बैंक्स ने, फाइनेंसर्स ने, इन्वेस्टर्स ने फेस किया, जिसे ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, ग्रीन हशिंग कहते हैं। क्या आपने अच्छी अच्छी सारी बातें बता दी और पूरी बातें नहीं बताई, आधी बातें बताई जो आपके फेवर की थी, जो आपके अगेंस्ट थी वो नहीं बताई, या गलत रिपोर्टिंग की। ठीक है, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड कहता है फेयर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। फेयर प्रेजेंटेशन कहता है दो तरीकों से होगी, एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दें और उसको फेथफुली प्रेजेंट करें। ये दो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक पैराग्राफ 10 कहता है, जो है ना, जो भी इंफॉर्मेशन आप देंगे वो मेक श्योर करें वो रेलेवेंट है और वो फेथफुली प्रेजेंट है। रेलेवेंट का मतलब मटीरियल हो, इमटीरियल चीज, मटीरियलिटी इज एंटिटी स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ रेलेवेंस, पैराग्राफ 4 कहता है यस एनीथिंग व्हिच इज इमटीरियल इज इररेलेवेंट। ठीक है, तो एक तो रेलेवेंट हो और फिर वो रेलेवेंट मटीरियल होने के साथ साथ इंफॉर्मेशन मस्ट बी मटीरियल एंड हेल्प इन्वेस्टर्स असेस फ्यूचर। सिर्फ हिस्ट्री ना बताएं कि ये हो चुका, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट द फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर जो है ना ऑफ द एंटिटी, वो बताएं फ्यूचर परफॉर्मेंस को कैसे इम्पैक्ट करेगी। तो जैसे अभी हमने बात की कि भाई फ्लड प्रोन जोन में है, हिस्टोरिकली जो है ना भाई हमारी शटडाउन हुआ था, हिस्टोरिकली तो हो गया, ये नहीं बताना आपने ये बताना है फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेट फोरकास्ट के हिसाब से कि मेरा ये प्लांट चूंकि फ्लड प्रोन जोन में है या रेनफॉल जोन में है, यहाँ टाइफून्स आते हैं, उसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट, फिर वो रेंजेस आप बता सकते हैं डिफरेंट तरीके से कि जी एक्सपेक्टेशन ये है कि साल में 10% या 15% ऑफ द टाइम हमारा प्रोडक्शन का लॉस हो जाए। ठीक है, और उसकी वजह से ये कैश फ्लो का इम्पैक्ट है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, ये उसका इम्पैक्ट है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट माय अल्टीमेटली मार्जिन्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फ्यूचर कैश फ्लो। या इतनी इम्पैक्ट है कि मुझे इस एसेट पे इम्पेयरमेंट बुक करना पड़ी है, और आज आप जाएं मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नोट में जाके देखें कि मैंने इस रीज़न की वजह से इस एसेट पे इम्पेयरमेंट तक बुक कर ली है, क्योंकि इतना फ्यूचर कैश फ्लो का इम्पैक्ट है, वैल्यू इन यूज़ ही नहीं निकल रही। बैलेंस है ना, मेरी कैरिंग वैल्यू हायर है मेरी, वो जो हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं कि फ्यूचर वैल्यू इन यूज़ से, तो मुझे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ गई है। तो फ्यूचर स्पेसिफिक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वो है जो मटेरियल है और असेस करे, हेल्प करे इन्वेस्टर्स को असेस फ्यूचर परफॉर्मेंस। ये बात है एक प्रिंसिपल। फेयर प्रेजेंटेशन का एक प्रिंसिपल क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन रेलेवेंट हो और दूसरा फेथफुल हो, यानी कंप्लीट हो, आधी बात ना बताएं, पूरी बात बताएं। जनरली लोग आधी बात बताते हैं, वो आधा सच भी बात औकात गले में पड़ जाता है। और न्यूट्रल हो, ये ना हो कि अच्छी अच्छी बातें बताएं और रिस्क की बातें कम कर दें। ये तो आप बता रहे हैं कि मैं इतने जो है ना प्लांटेशन लगाता हूँ एज आ वुड, वो लेकिन कितना मैं एनवायरनमेंट को वुड वो भी कर रहा हूँ, कितनी मेरी वुड की कंजम्पशन है, और वो वुड लेट से मैं टिम्बर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आपकी एग्जांपल लेता हूँ इनाम में, जैसे एक एंटिटी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने देखा, उसने क्या लिखा, उसने कहा जी मैं टिम्बर सोर्स करता हूँ। अब न्यूट्रल रिपोर्टिंग क्या है, उसने कहा मेरे 40% ऐसी जगहों से सोर्स हो रही है जहाँ वाइल्ड फायर का ख़तरा है, और उस वाइल्ड फायर ख़तरे की वजह से मेरी 40% जहाँ से मेरी सोर्सिंग हो रही है वहाँ से हो सकता है कि मुझे वो टिम्बर का रॉ मटेरियल आने में डिसरप्शन हो जाए, जिसकी वजह से मेरा इतना प्रोडक्शन, क्योंकि हिस्टोरिकली उन एरियाज़ में वाइल्ड फायर्स हुई हैं और काफ़ी अरसे तक वो मेरी सप्लाई डिस्टर्ब रही, और फ्यूचर में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऐसा हो जिसकी वजह से मेरी इतनी प्रोडक्टिविटी लॉस और कैश फ्लो इम्पैक्ट हो सकता है। हाँ, एक तरफ ये बताया, फिर ये बताया कि इसको कवर करने के लिए मैं अपने सप्लाई सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, और अगले 3 सालों में प्लान ये है कि जो 40% से हटके 20% तक ये मेरी वो सोर्सेज जहाँ वाइल्ड फायर का ख़तरा है, जंगलात जहाँ से आते हैं मेरे सप्लायर्स देते हैं, जहाँ वाइल्ड फायर्स बहुत होती हैं,
ठीक है, वहाँ उस सोर्स मेरा 40% से रिड्यूस होकर सप्लाई सोर्स अगले 3 सालों में 5 सालों में 20% हो जाएगा। मैं इस पे काम कर रहा हूँ न्यू सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन पे। अब ये न्यूट्रल बात हो गई, पूरी बात हो गई, यू नो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि कंप्लीट और न्यूट्रल बात हो। सिर्फ वो ये लिख देते हैं कि मैं सप्लाई सोर्स डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन रिस्क है, मुझे पूरी बात ना बताएं कि कंसंट्रेशन रिस्क की वजह से वाइल्ड फायर है और वाइल्ड फायर के रिस्क की वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है जिसकी वजह से ये है, या कॉस्ट बढ़ जाती है फिर अल्टीमेटली मेरी, क्योंकि मैं फिर अल्टरनेट अचानक से जब मैं रिसोर्सिंग करता हूँ दूसरी जगहों से तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है। ये मैं बात ना बताऊँ, सिर्फ मैं इतना लिख दूँ कि जी मैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लायर बेस कर रहा हूँ, तो ये न्यूट्रल नहीं है और कंप्लीट नहीं है। और फिर तीसरा एक्यूरेट हो टू द एक्सटेंट पॉसिबल। नेचुरली कुछ जगह जजमेंट्स भी होंगी, आगे हम बात करेंगे। तो दूसरा प्रिंसिपल क्या है फेयर प्रेजेंटेशन का, कि इंफॉर्मेशन रेलिवेंट हो और इंफॉर्मेशन फेथफुली प्रेजेंट हो, तब मजा है, तब हो गया आपकी फेयर प्रेजेंटेशन। ठीक है ना, कि अगली पार्ट्स तो आप ना बताएं, अच्छी अच्छी बात बता दें, दैट्स ग्रीन वॉशिंग, ये अलाउड नहीं है। चेरी पिकिंग भी अलाउड नहीं है कि मैंने ये तो बता दिया कि जी मैं एनर्जी सेविंग्स कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बता रहा कि जनाब ट्रांजिशन रिस्क का इम्पैक्ट क्या है मेरे ऊपर। ठीक है ना, मैं ये तो बता रहा हूँ कि हाँ जी मैं एज टोयोटा अब मैं ईवीज़ की प्रोडक्शन में इतनी इन्वेस्टमेंट की है, आगे जाके मेरे इस वजह से कस्टमर्स भी बढ़ेंगे, सेल बढ़ेंगे, ये तो बता दी मैंने। मैं ये नहीं बता रहा कि इस ट्रांजिशन की वजह से जो मेरे कंबस्टन के प्लांट थे उन प्लांट्स पे मेरा क्या होने वाला है, उसकी वजह से मेरी लॉस ऑफ सेल या मार्जिन कितना होने वाला है आगे जाके, ये ना बताऊं। ये चेरी पिकिंग नहीं हो सकती। सो इट हैज़ टू बी, अगेन ये चेरी पिकिंग इसी का हिस्सा हो गया कि फेथफुल प्रेजेंटेशन हो और रेलिवेंट हो। फिर एक और वो कहता है एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये पैराग्राफ आगे जाके IFRS का कहता है, IFRS S1 कि जी इन्वेस्टर्स मस्ट बी एबल टू कंपेयर अक्रॉस ईयर्स। कंपैरिजन के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जी कंसिस्टेंट वेरीफाइबल डेटा हो और कंपेरेबल हो, उसके लिए डेफिनेशंस कंसिस्टेंट हो। ऐसा ना हो एम्प्लॉय टर्नओवर की एग्जांपल दी है मैंने आपको एक, ऐसा ना हो कि आपने एक साल तो एम्प्लॉय टर्नओवर की डेफिनेशन ये रखी कि जनाब ऑल एम्प्लॉइज चाहे प्रोबेशन पे हो चाहे कंफर्म्ड हो, जो आए और जितने चले गए वो टर्नओवर है। अगली बार मैंने कहा कि यार अच्छा प्रोबेशन पे बहुत सारे लोग जल्दी छोड़ जाते हैं, तो मैं सिर्फ कंफर्म्ड एम्प्लॉइज का डेटा ले लूँ, प्रोबेशन वालों का डेटा ही नहीं ले रहा मैं। अब मैंने डेफिनेशन ही चेंज कर दी अच्छा दिखाने के लिए, ये गलत है, ये फिर कंपेरेबल नहीं है। पिछले साल का डेटा किसी और फॉर्मूले पे, अगले साल किसी और पे, ये हरकत ना करें। या रिन्यूएबल क्लीन एनर्जी की लोग डेफिनेशन चेंज कर देते हैं, कहीं रिन्यूएबल डाल दी तो कहीं क्लीन, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, जबकि ये दो डिफरेंट। रिन्यूएबल सोर्सेज वो हैं जो कि इनफाइनाइट सोर्सेज हैं, सोलर रिन्यूएबल है, हाइड्रो रिन्यूएबल है, ठीक है, विंड रिन्यूएबल है, क्योंकि अल्लाह ने कायनात में पानी, बिजली, पानी, हवा और ये सूरज की रोशनी, ये इनफाइनाइट रिसोर्सेज हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहलाते हैं। अब हाइड्रो जो है वो रिन्यूएबल तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्लीन हो, क्योंकि जब हाइड्रो बड़ा डैम बनता है तो बड़ा एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है, फिर बाद औकात इमिशंस और इस तरह के इश्यूज़ भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आपने रिन्यूएबल सोर्सेज में, जैसे न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन होती है लेकिन रिन्यूएबल नहीं है, जो आपका यूरेनियम और वगैरह ये फाइनाइट रिसोर्सेज हैं आपके, ठीक है, तो उसे क्लीन एनर्जी तो कहते हैं लेकिन रिन्यूएबल नहीं है। तो अब आपने पता चला कि जी एक बार तो रिन्यूएबल की बताई और अगली बार रिन्यूएबल की परसेंटेज में उठा के न्यूक्लियर को भी डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह की डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते आप, और नहीं करनी चाहिए। अगर ये जब अश्योरेंस इसीलिए ही होगी कि अगर आप ये हरकत कर रहे हैं तो ऑडिटर आके पकड़ ले कि पिछले साल से इस साल हमने क्या प्रोग्रेस की, अच्छा दिखाने के लिए आप पीछे फार्मूलाज और कंपोजिशन डेफिनेशन भी चेंज करते हैं, ये अलाउड नहीं है। ठीक है जी। सो कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन क्या है कि प्रेजेंटेशन फेयर होनी चाहिए। फेयर प्रेजेंटेशन मींस, अगेन समराइज कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट एंड शुड बी फेथफुली प्रेजेंटेड। फेथफुली प्रेजेंटेशन का मतलब कंप्लीट हो, न्यूट्रल हो यानी अनबायस्ड हो, आधी पौनी ना हो और एक्यूरेट हो, और आप कंपेरेबल और वेरीफाइबल भी रखें फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। अच्छा, व्हाट इज मटेरियल नाउ, ये सवाल आता है। ये स्टैंडर्ड मटीरियलिटी का कोई थ्रेशोल्ड नहीं देता, बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। वो इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देता है जो कि IFRS में भी है।
IFRS भी उन्हीं चीज़ों पे अप्लाई होता है जो मटेरियल है। यहाँ भी हम वही चीज़ें रिपोर्ट करनी है हमने, इन्फॉर्मेशन जो कि मटेरियल हो। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेशन विच इज़ मटेरियल एंड इट इज़, ये स्टैंडर्ड कहता है इट इज़ पैरा 14 एंटिटी स्पेसिफिक है मटीरियलिटी, हर एंटिटी को अपने हिसाब से देखना है, ठीक है ना, नेचर और मैग्नीट्यूड दोनों को देखते हुए। अब पैरा 18 क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन इज मटेरियल, पैरा 18 पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन इज मटेरियल, अगर उसको ओमिट करना या उसका मिस स्टेट या उसको ऑब्सकर छुपाना वो इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसीजंस को, ये जजमेंट कॉल है। एनी इंफॉर्मेशन दैट हैज़ द पोटेंशियल, जिसको अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया या छुपा दिया, अगर वो प्राइमरी यूजर्स इन्वेस्टर्स के डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है तो वो मटेरियल है, ठीक है ना, उसको आपको प्रेजेंट करना चाहिए। मटीरियलिटी का ये कॉन्सेप्ट आ गया। मटीरियलिटी इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर्स जो कि प्राइमरी यूजर्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूरा स्टैंडर्ड ही कहाँ से आया है कि कहता है कि वो इंफॉर्मेशन दें जो हेल्प करे प्राइमरी यूजर्स को इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द एंटिटी। तो इन्वेस्टर फोकस्ड है ये सारी रिपोर्टिंग। हर वो इंफॉर्मेशन विच इज मटीरियल फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स परस्पेक्टिव इज मटीरियल फॉर यू टू रिपोर्ट that can influence the decisions of those primary users. Materiality judgments are specific to the entity, of course, इसीलिए ये entity होगी। Consequently, this standard does not specify any threshold। ये पैरा B19 है, ये मैं relevant इसीलिए इसलिए आपको दूंगा, तो आप उन तरह को पढ़ भी लीजिएगा जो काम की इंपॉर्टेंट बातें, उसका मैंने रेफरेंस भी यहाँ दे दिया है। ये उसी की वर्डिंग्स हैं पैरा B18 की। B पैराग्राफ्स आपको पता है एक्सप्लेनेशन के पैराग्राफ्स होते हैं, तो ये जो उसकी कमेंट्री है एक्सप्लेनेशन में, पर उसने इस बात को लिखा है। अब एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दूं, पोटेंशियल कार्बन टैक्स। बहुत सारी कंट्रीज़ में जैसे टोबैको पे टैक्स है, बिल्कुल बैन तो नहीं है 100%, लेकिन ये है कि उसको वो जैसे कहते हैं ना सिन टैक्स करके लगाते हैं कि जी उसको इतना महंगा कर दो, ठीक है, कि उस पर फाइन या टैक्स लगा दो ज़्यादा, तो टोबैको पे, ताकि स्मोकिंग को डिस्करेज किया जाए। ऐसे ही कार्बन इमिशंस को डिस्करेज करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस को इनकरेज करने के लिए कि वो लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ जाएं, तो बहुत सारे मुल्कों ने कार्बन टैक्सेस लगाए हुए हैं। सर्टन से ज़्यादा आपकी इमिशंस अगर होंगी तो आप इतने टन ऑफ CO2 जितने प्रोड्यूस करेंगे उस पर इतना टैक्स देंगे, ठीक है ना। तो अगर लेट से आपका कार्बन टैक्स है, जो आप उस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, और लेट से $50 पर टन का कार्बन टैक्स इंक्रीज हो गया, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपकी जितनी इमिशंस है उसके हिसाब से आपको अंदाजा है कि जी मुझे 60 मिलियन का ये टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब इट कुड बी मटेरियल फॉर यू गिवन योर साइज, अगर ये है तो ये रिपोर्ट करें, ठीक है, कि जी ये एक रेगुलेटरी रिस्क है, ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रेगुलेटरी रिस्क है, कि मैं आज की तारीख में इतनी इमिशंस कर रहा हूँ, अगले 3 साल तक जब तक मैं इमिशंस कंट्रोल करूँ, अगर जो ये टैक्स की अमाउंट बढ़ जाएगी तो मेरी ऑपरेटिंग जो है ना, ये आउटफ्लो में ये 60 मिलियन की इम्पैक्ट आएगा, मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस, तो ये आप ऐसे रिपोर्ट करेंगे। सिमिलरली फिर ये कहता है कि देखें जो कि हाई इम्पैक्ट की चीज़ें और हाई प्रोबेबिलिटी की है ना, वो तो आप रिपोर्ट करते ही हैं। एक चीज़ है जिसका इम्पैक्ट भी हाई है और जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस अगर ये हाई है और ये भी हाई है, ये तो 100% आप रिपोर्ट करेंगे ना। इम्पैक्ट भी भाई मटेरियल है, हाई का मतलब मटेरियल है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस भी हाई है। ये स्टैंडर्ड कहता है कि अगर ये प्रोबेबिलिटी भले लो है लेकिन उसका इम्पैक्ट हाई है तो फिर भी आप रिपोर्ट करें, भले उसके चांसेस होने के कम हैं, लेकिन अगर हो जाए तो उसका बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, तो उस हिसाब से उसी तरीके से फिर आप रिपोर्ट करें। जैसे 2% प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, लेस देन 5 है कि फ्लड ऐसा आए जो कि प्लांट को 3 महीने तक शट डाउन कर ले, जिसकी वजह से इतना लॉस हो सकता है, ये रिपोर्ट करना है कि भाई भले जनरली आपने थ्रेशोल्ड बनाया है कि इस तरह का कोई भी रिस्क होगा जो कि 5% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कहेंगे कि जी मुनासिब है, उसको रिपोर्ट करें। लेकिन अगर इम्पैक्ट बहुत हाई है और प्रोबेबिलिटी भले लो भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, ठीक है ना, तो वो भी आपने रिपोर्ट करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि स्टैंडर्ड करता है।
इंक्लूड्स लो प्रोबेबिलिटी बट हाई इम्पैक्ट रिस्क, ये आपने जो है ना मटेरियल की डेफिनेशन में डाले हैं उसमें। फिर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ कहता है कि आप एग्रीगेट भी करते हैं, इंफॉर्मेशन डिसएग्रीगेट भी करते हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करते हुए एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन, यानी मैं क्लब कर दूं और मैं क्लब ना करूं, अलग से शो करूं, कब एग्रीगेट करना है कब डिसएग्रीगेट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है। वो कहता है वही इंफॉर्मेशन, अब नेचुरली सप्लाई चेन रिस्क और एचआर रिस्क अलग अलग रिस्क हैं, अलग अलग ही रिपोर्ट होंगे। यहाँ बहुत सारे चीज़ें सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रही हैं, लेट से वेदर कर रहा है, लेट से जियोपॉलिटिकल रिस्क कर रहा है, लेट से रॉयट्स एंड पोर्ट की स्ट्राइक हो गई, वो करते हैं। तो अब आप बजाय इसके कि एक एक को अलग अलग करें, अगर आप समझते हैं कि जी मैं सबको क्लब करके ये बता दूं कि जी ओवरऑल मेरा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन रिस्क ये है कि मेरी मटेरियल मेरे टाइम पे नहीं पहुंच सकें, जिसका रिस्क 10% है, मैं इन सारे छोटे छोटे वेदर को भी डाल दूं, जियोपॉलिटिकल को भी डाल दूं, हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए फ्यूचर प्रोजेक्ट कर रहा हूं मैं कि गोइंग फॉरवर्ड 10% ये रिस्क है कि मेरी मटीरियल मुझे टाइम पर ना मिले, जिसका पोटेंशियल लॉस ऑफ रेवेन्यू या इंक्रीज इन कॉस्ट ये है, ये मैं रिपोर्ट कर दूं एज अ डिस्क्लोजर। और मुझे अलग अलग रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दिस आई कैन डू, ठीक है। लेकिन साथ ही वो ये कहता है कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसको अलग रिपोर्ट करना ही बेनिफिशियल है तो अलग रिपोर्ट करें। जैसे अगर हम सिर्फ ये कहें कि जी मैं जैसे मैंने आपको ये नेस्ले की एग्जांपल दी थी, और नेस्ले अगर ग्लोबल में कह दे कि जी मैं दुनिया में इतना ही, पूरी दुनिया से मैं इतना वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, इतना पानी मेरा ज़ाया हो जाता है प्रोसेसिंग में, और मैं ओवरऑल जो है ना उसको इम्प्रूव करने के लिए इतनी रिसाइकलिंग एफर्ट कर रहा हूँ, तो ये उसने क्लब जो इन्फॉर्मेशन की, ये स्टैंडर्ड कहता है ये हेल्पफुल नहीं है। उसे चाहिए कि वो ब्रेक करके बताए कि वाटर जो है ना एबंडेंस वाले एरियाज में क्या सिचुएशन है, वाटर स्कार्सिटी वाले एरियाज में क्या सिचुएशन है, वहाँ क्या रिस्क है, वहाँ वो क्या एफर्ट कर रहा है, वहाँ प्रोडक्शन लॉस के चांसेस क्या है, और वाटर एबंडेंस वाले को अलग करे। क्योंकि असल रिस्क उस एंटिटी का जो कि पानी बना रही है और बेच रही है या बेवरेजेस बना रही है जिसके लिए वो पानी यूज़ करती है, उसके लिए वाटर एक क्रिटिकल रिसोर्स है। वो उतने इंपॉर्टेंट रिसोर्स के रिस्क को ऐसे क्लब करके एग्रीगेट करके नहीं बताना चाहिए, उसको अलग सेग्रीगेट करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है एग्रीगेशन एंड डिसएग्रीगेशन के प्रिंसिपल के तहत। तो पैराग्राफ B30 पहले क्या कहता है वो पढ़ते हैं, फिर पैराग्राफ B23 की बात करते हैं। वो कहता है इन्फॉर्मेशन शैल बी एग्रीगेटेड इफ आइटम्स हैव शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जनरल बात कर दी, एंड शैल नॉट बी एग्रीगेटेड इफ दे डू नॉट हैव शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, यानी सप्लाई चेन की चीज़ को HR से मिक्स ना करें, HR को एनवायरनमेंट से ना करें, हाँ जहाँ बहुत कोई डायरेक्ट लिंकेज है वो बताएं। अब वो कहता है एन एंटिटी माइट बी, वो एग्जांपल जो मैंने की, माइट बी एक्सपोज टू सेवरल रिस्क ईच ऑफ विच कुड कॉज द सेम टाइप ऑफ डिस्ट्रप्शन सच एज सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। तो वेदर का रिस्क है, पोर्ट पे स्ट्राइक हो गई, ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक हो गई, हड़ताल हो गई जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, या जियोपॉलिटिकल रिस्क है। इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल सोर्स माइट नॉट बी मटीरियल इफ डिस्ट्रप्शन फ्रॉम दैट इज हाईली अनलाइकली टू अकर। However, information about the aggregate risk less the risk of supply chain disruption from all sources might be material. तो आप क्लब करके देख सकते हैं, that is okay. लेकिन कहते हैं an entity shall not, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी आपको जिक्र भी की कि entity shall not aggregate the information if doing so would obscure material information. आप मटीरियल इंफॉर्मेशन को ऑब्स्कर करने के लिए एग्रीगेशन का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। To ensure that material information is not, जैसे अब आप कहें कि जी मेरी दुनिया में जो है ना 6 रिफाइनरी हैं और ओवरऑल जो रिस्क ऑफ शटडाउन है ना वो 1% है। नहीं भाई, आप ये बताएं 6 रिफाइनरी हैं तो कौन सी रिफाइनरी जो कि कोस्टल रिफाइनरी है, जहाँ पे विंडफॉल और जहाँ पे फ्लड्स का खतरा है, जिसकी वजह से शटडाउन का खतरा है, वो बताएं ना। ये क्लब ऐसे ना करें कि मटीरियल इंफॉर्मेशन ऑब्स्कर हो जाए। Is not obscured, an entity might need, for example, to ensure that material information is not obscured, an entity might need to disaggregate information about its use of water to distinguish between water drawn from abundant sources and water drawn from water stressed areas। जो मैंने एग्जाम्पल दी है, स्टैंडर्ड ने अपने एक पैराग्राफ में ही ये एग्जाम्पल दी है। B23 के बाद कोई एक पैरा है, ठीक है। फिर this assessment of what is materiality and what should be aggregated, what should not be aggregated, ये आप एनुअल ईच रिपोर्टिंग डेट पे आप इसको
रीअसेस करेंगे। मटीरियलिटी हैज़ टू बी रीअसेस्ड एट एवरी रिपोर्टिंग डेट। जैसे IFRS जो हमारा ये IAS 16 कहता है कि यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स हैव टू बी रीअसेस्ड एट एवरी रिपोर्टिंग डेट। सिमिलरली मटीरियलिटी की जो यहाँ जजमेंट्स हैं दे हैव टू बी रीअसेस्ड, मैंडेटरी है, एट एवरी रिपोर्टिंग डेट। फिर प्रिंसिपल्स में बात करता है कि कानून, बास औकात कानून भी है, उस कानून की कैसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है। बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है जो कि हम जनरली भी अप्लाई करते हैं। वो ये बताता है, वो ये कहता है कि अगर कानून कहता है एक चीज़ वैसे मटेरियल नहीं है लेकिन कानून कहता है कि आप रिपोर्ट करें, तो S1 आपको कहता है आप बिल्कुल रिपोर्ट करें, और S1 ना भी कहे, कानून ने कह दिया तो वैसे ही रिपोर्ट करना है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज़ में वे कहते हैं कि जेंडर जो सैलरीज आप पे कर रहे हैं उसमें जेंडर डाइवर्सिटी के हिसाब से हमें बताएं कि डिफरेंट ग्रेड्स पे मेल्स को कितनी सैलरी है, अगर वहाँ फीमेल है तो उसको कितनी सैलरी है। कि कहीं आप इसमें कोई बायस तो नहीं कर रहा है एज एन ऑर्गेनाइजेशंस कि जी अच्छा नीचे लेवल पे मेल स्टाफ की एक्स कैडर में नॉन मैनेजमेंट में ये एवरेज सैलरी है तो फीमेल स्टाफ की कितनी है। वाई मिडिल मैनेजमेंट में जनरली मेल स्टाफ की इतनी है सेम कैडर पे, तो फीमेल की कितनी है। सीनियर लेवल में मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है। बास कंट्रीज़ में ये लॉ आपसे कहता है कि आप जेंडर पे वेरिएंसेस रिपोर्ट करें। अब दोज में नॉट इम्पैक्ट द अल्टीमेटली एंटिटीज प्रॉस्पेक्ट्स, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकता है। आप जनरली फील करेंगे ये कोई चीज़ नहीं है डिस्क्लोज करने की, लेकिन कानून ने कह दिया तो रिपोर्ट करेंगे और सस्टेनेबिलिटी के अंदर रिपोर्ट करेंगे। कानून कोई स्पेसिफिक चीज़ मना कर देता है तो फिर आप वो भले रिपोर्ट ना करें, वो दैट इज़ अलाउड। ठीक है। एक यहाँ प्रोहिबिशन एग्जेम्पशन अलाउड है, एक मैं आगे बताऊंगा कमर्शियल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की। एक कानून ने कह दिया कि भाई लेट से कोई आप एक ऐसी एंटिटी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल, नेशनल सिक्योरिटीज़ लॉज जैसे हैं, जैसे आप एक ऐसे कंपोनेंट बनाते हैं जो कि मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो यूज़ होते हैं। तो अब ये बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। आपकी फैक्ट्री, एक फैक्ट्री सिर्फ मेजॉरिटी कंपोनेंट उस स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है, तो अब उस फैक्ट्री ने कितनी कंजम्पशन की, क्या प्रोड्यूस किया, इससे वो डेटा एनालिसिस कर सकता है कोई भी एंटिटी। अब लिस्टेड एंटिटी है, आप उसको यूज़ करके कि अच्छा ये तो उसकी फैक्ट्री उस डिफेंस प्रोडक्शन को सप्लाई करती है, तो आपके एनर्जी डेटा से वो आपके प्रोडक्शन का फोरकास्ट कर सकता है। तो हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी लॉ मना कर दे कि जी आप अपनी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी कंजम्पशन, अबाउट जो है ना वहाँ वर्क फोर्स क्या है, वो आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो अगर उसने मना कर दिया तो फिर कानून ने मना कर दिया, फिर S1 कुछ भी कहे कानून सुपीरियर है। ठीक है ना। तो ये कहता है कि इफ नेशनल लॉ प्रोहिबिट्स डिस्क्लोजिंग एनी स्पेसिफिक एनर्जी प्रोडक्शन, या मैं ऐसे कह रहा हूँ एम्प्लॉई का कोई इन्फॉर्मेशन, देन यू कैन ओमिट इट। और फिर आप सिर्फ ये लिख देंगे कि बेस्ड ऑन नेशनल सिक्योरिटी लॉ certain information has been, material sustainability related information is omitted because of the legal restrictions। आप इतना नोट डाल देंगे बस। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। फिर हाँ वो कहता है जहां लॉ स्पेसिफाई नहीं करता कोई भी, परमिशन कहता है कि भले डिस्क्लोज ना करें, कि लॉ कहता है आपकी चॉइस है कि जी आप ये चीज़ रिपोर्ट करें या ना करें। तो अगर लॉ ने कोई चीज़ स्पेसिफिकली मना नहीं की लेकिन S1 कह रहा है रिपोर्ट करें, लॉ भले अलाउ भी कर रहा है कि ठीक है आप चाहें तो ना रिपोर्ट करें, लेकिन S1 कहता है रिपोर्ट करें, तो फिर तो लॉ ने इफेक्टिवली मना नहीं किया, फिर आप ज़रूर रिपोर्ट करें। सो दिस इज़ वेरी कॉमन सेंस थिंग। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई, मुझे बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूँ। फिर मैं थोड़ी कमर्शियल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की बात करूँ, फिर शायद हम इसको क्लोज करेंगे क्योंकि 1.5 घंटा हो गया है हमारा। वैसे तो दिल चाह रहा है पढ़ते रहें। जी बताइए। जी असद कह रहे हैं ओके। नदीम साहब क्या कह रहे हैं, नदीम साहब का क्या सवाल है, वो कह रहे हैं क्लियर है। अच्छा जी। अनवर साहब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सर अफेक्ट ऑफ पेंडेमिक लाइक कोविड, ये भी सस्टेनेबिलिटी। यस ये भी सस्टेनेबिलिटी का पार्ट होगा। यस आप कहेंगे ये कि बिकॉज ऑफ पेंडेमिक पोटेंशियल मेरी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होगी, प्रोडक्शन लॉस होगा। क्या प्रोबेबिलिटी, अगर वो सिग्निफिकेंट है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप ऐसे रीजन में हैं कि जहां पेंडेमिक की एक्सपेक्टेशन है, तो नेचुरली उसे भी आप रिपोर्ट करेंगे। एक चीज़ और ऑन अ लाइटर नोट, जी आइए लाइटर नोट, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन की वजह से भी शटडाउन होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल होती हैं, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन की वजह से भी। यस
देखिए वो उसे हम कहते हैं जियो या पॉलिटिकल रिस्क, शटडाउन रिस्क, सप्लाई चेन इससे डिस्ट्रप्शन होगी, प्रोडक्शन डिफरेंट होगी। यस, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है या पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन नहीं है, इनस्टेबिलिटी है, तो आप ये लिखेंगे बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी इतनी फैक्ट्री का प्रोडक्शन लॉस होगा, या रॉयट्स की वजह से एक्सपेक्टेड है, या जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से है। ठीक है कि जी रशिया, यूरोप और ये वेस्ट का जो एक पूरा चल रहा है जिसने दुनिया में सप्लाई चेन डिस्टर्ब की हुई है। ठीक है ना, यूक्रेन से बहुत ज़्यादा दुनिया में फूड सप्लाई होता था, उस फूड की सप्लाई चेन डिस्टर्प्टेड है। रशिया से ऑयल सप्लाई होता था, वो ऑयल की सप्लाई डिस्टर्प्टेड है। ये सारी चीज़ें सस्टेनेबिलिटी रिस्क है। यस, जियोपॉलिटिकल रिस्क तो एक रिस्क है, स्पेसिफिकली डिनोटेड रिस्क है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एक रिस्क है। तो अनवर, ये जो आपकी लाइटर नोट में बात है, ये बड़ी बड़ी पते की बात आपने की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक्चुअली रिस्क है। यस, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से आप ये कह सकते हैं कि मेरी एक फैक्ट्री, आप ऐसे लिखेंगे कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी या हाई एनर्जी कॉस्ट आर रिजल्टिंग इन, जो है ना कि वायबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है मेरी। तो एक तो आप फिर उस फैक्ट्री पे इम्पेयरमेंट करेंगे, फिर आप कहेंगे कि मैं एक पॉलिटिकली स्टेबल एंड लो एनर्जी जगह पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे ये फ़ायदे होंगे, तो ये आप रिपोर्ट करेंगे। यस इनाम, बिल्कुल। अच्छा, मटीरियलिटी परसेंटेज की फॉर्म में नहीं, जैसे मैंने कहा ना, उसने कोई थ्रेशोल्ड नहीं किया कि अबव 5% इज मटीरियल, अबव 2% इज मटीरियल। ये उसने आपके जजमेंट पे छोड़ा है कि एनीथिंग दैट हैज़ द पोटेंशियल टू इम्पैक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ इन्वेस्टर्स। सो यस, यहाँ तक अब क्लियर है। तो हमने अभी क्या पढ़ा है, पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया S1 क्यों आया, फिर हमने पढ़ा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं, हर वो सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी दैट हैज द पोटेंशियल टू इम्पैक्ट एंटिटीज प्रोस्पेक्ट्स को डिफाइन किया गया, कैश फ्लो, एक्सेस टू फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो आपने रिपोर्ट करनी है। एंड S1 इज नॉट CSR रिपोर्टिंग ओनली, S1 इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनवायरनमेंट ओनली, इसमें ह्यूमन भी आ गया, सप्लाई चेन भी आ गया, साइबर भी आ गया, पीपल, गवर्नेंस, सब चीज़ें शामिल है। राइट, फिर ये मैंडेटरी, हमने ये बात की। फिर अब हमने कहा कि प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग क्या होंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग में हमने कहा कि इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट होगी फेयर रिपोर्टिंग होगी। फेयर रिपोर्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं कि रेलेवेंट हो और फेथफुली रिप्रेजेंटेड हो। फेथफुली रिप्रेजेंटेशन में कंप्लीट हो, न्यूट्रल हो, एक्यूरेट हो। फिर हमने कहा वो कंपेरेबल भी हो, वेरीफाइबल भी हो, हवा में भी बातें ना हो सिर्फ। ठीक है, वेरीफाइबल हो, कल कोई आके ऑडिटर चेक करे तो आप बताएं कि मैंने इम्पैक्ट की प्रोबेबिलिटी निकाली है, ये मैंने ये सिनेरियो एनालिसिस किया था, या ये मेट डिपार्टमेंट की, या ये हिस्टोरिक डेटा को यूज़ करके किया है। ऐसे नहीं कि CFO के ख्वाब में आया था कि अगले साल हो सकता है कि 6 दिन के लिए फैक्ट्री बंद हो जाए, दिस इज़ नॉट अ वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन। या CEO साहब समझते हैं बेस्ड ऑन हिज इंट्यूशन कि हवाएं बहुत तेज़ चलेंगी और उसकी वजह से फैक्ट्री बंद होगी। ठीक है, तो ये दिस इज़ नॉट वेरीफाइबल। कंपेरेबल हो कि सेम फार्मूलाज, सेम पैटर्न और डेफिनेशंस आप यूज़ करें ईयर टू ईयर, और वेरीफाइबल हो जो भी आप बात करें बेस्ड ऑन सम हिस्टोरिकल डेटा या कोई जजमेंट हो जिसकी कोई पीछे लॉजिक हो। एग्जैक्टली, यस। What will be the impact of natural disaster in future will be S1, और आप ये बताएंगे कि आज की और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ्यूचर की चीज़ें इम्पेयरमेंट की फॉर्म में या प्रोविजन की फॉर्म में आज भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, तो वो लिंक भी होगी। असद, क्या आप कहेंगे बिकॉज ये चीज़ होनी है जिसका आज हमने एक प्रोविजन भी किया है, ठीक है, या जिसकी इम्पेयरमेंट भी हमने रिकॉर्ड किया है, तो ऐसे भी होगा कई जगहों पे। इज दैट क्लियर असद? यस। अब एक आखिरी बात जो कि इम्पोर्टेंट हम करते चलें, फिर शायद हम आज को क्लोज करें, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा जी, कमर्शियल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए ये बड़ा एक पेन पॉइंट था जो डिस्कस हुआ कि जी हम साहब कह रहे हैं सस्टेनेबिलिटी में हम सारी बातें डिस्क्लोज करें, कुछ चीज़ें कमर्शियली सेंसिटिव भी होती हैं, तो उसमें क्या होगा। तो IFRS ने कहा कि जी अकाउंट स्टैंडर्ड्स जो होते हैं रिपोर्टिंग के, वो
दे हैव टू बी प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, यस ये कंसर्न है। तो उन्होंने एग्जम्पशन दी फॉर अपॉर्चुनिटी। ऐसी इंफॉर्मेशन अबाउट अ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, रिस्क के लिए उसने एग्जम्पशन नहीं दी, सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लिए दी, जो कि कमर्शियली सेंसिटिव है, उसको आप ओमिट कर सकते हैं। पैरा B34 स्पेसिफिकली कहता है कमर्शियली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैन बी ओमिटेड। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कमर्शियली सेंसिटिव है उसको आप ओमिट कर सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर एग्जम्पशन क्या आ गया? इंफॉर्मेशन विच इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल। ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा ना हो, अब एग्जाम्पल क्या हो सकती है कमर्शियल सेंसिटिव की? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। आप जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि जी आप जो है ना रिन्यूएबल में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब आपने सोचा कि यार ये या विंड के प्लांट पे, विंड कॉरिडोर होता है जहाँ पे विंड प्लांट लगते हैं, जस्ट ऐसी जगह होती है जहाँ पे विंड अच्छी खासी हो तो वहाँ विंड प्लांट या विंड मिल लगेगी तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। अब एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे अब आप कह रहे हैं कि जी मैं विंड मिल लगाने के लिए लैंड परचेज करने जा रहा हूँ। अब आपको फिक्र ये है कि मैं आज ये इन्फॉर्मेशन मैं ये दे दूंगा ना और अच्छी खासी मुझे जगह परचेज करनी है, तो उसकी वजह से हो सकता है लैंड प्राइसेस बढ़ जाए, ठीक है, और उसकी वजह से हो सकता है मेरी नेगोशिएशन इम्पैक्ट हो जाए। तो अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हाँ जी मैं इस जगह पे जाके मैं ये विंड मिल लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप विथहोल्ड कर सकते हैं। या आप ये बात करें कि आपने कोई एक ब्रेक थ्रू, एक मैन्युफैक्चरिंग, आपका कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी निकाली है जिससे आपकी जो है ना प्रोसेस एफिशिएंसी आएगी और जिसकी वजह से फ्यूचर में जनाब आपको सेविंग्स होंगी। और आप कहते हैं कि आज की तारीख में जो मैं ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट करके मैंने सेविंग की है ये मैं बता दूंगा तो मेरे कॉम्पिटिटर्स, मुझे फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मुझे नुकसान हो जाएगा और मेरे कॉम्पिटिटर जल्दी कैचअप कर जाएंगे। इट इज़ कमर्शियली सेंसिटिव अनलेस मैं इसका अनटिल जब मैं इसको पूरा टेस्ट करके इसका ट्रेडमार्क पेटेंट रजिस्टर कर दूँ और वो IP रिस्ट्रिक्ट हो जाए मेरी, तब तक तो ये कमर्शियली सेंसिटिव है, ये मैं इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, तो आप रोक सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन। या आप एक पर्टिकुलर, एक आपके पास एक विंड मिल है जिसके पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है और आप उसके पास जा रहे हैं, एक सोलर प्लांट है, आपने कहा कि मुझे तुमसे बिजली चाहिए और मैं प्रेफरेंशियल सप्लाई का, तुम्हारे पास लिमिटेड सप्लाई है, मैं प्रेफरेंशियल सप्लाई तुम मुझे दोगे, उसकी मैं नेगोशिएशन कर रहा हूँ और ये भी किसी को पता नहीं, हमने कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं और ये NDA साइन किया हुआ है। अब अगर मैं पब्लिश कर दूंगा तो 4 और कॉम्पिटिटर हैं वो भी उसके पीछे पड़ जाएंगे, तो मेरी नेगोशिएशन इम्पैक्ट हो जाएगी, मेरी बार्गेनिंग पावर ख़राब हो जाएगी, तो मैं ये काम नहीं करूँ। ये कमर्शियली सेंसिटिव एग्जांपल्स हैं अपॉर्चुनिटीज़ की, दैट यू कैन बी, जो कि आप परसू कर रहे हो और उसको अगर आपने डिस्क्लोज कर दिया इट माइट इम्पैक्ट योर कॉम्पिटिटिव पोजीशन, सो इट्स कमर्शियली सेंसिटिव। ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज़ कमर्शियली सेंसिटिव, ठीक है ना, उसको आप ये कहता है कि जी यस विच इज़ नॉट, ऐसा ना हो कि आपने अखबार में पहले ही जनाब एक वो प्रेस रिलीज दे दी है कि जी हम विंडमिल लगाने जा रहे हैं इस एरिया के अंदर, फिर ये कमर्शियल सेंसिटिव नहीं हुई ना, फिर तो आपने खुद ही अखबार में दे दिया, फिर आप ये बात ना करें कि लैंड प्राइस बढ़ जाएंगी, तो फिर आपने अखबार में स्टेटमेंट क्यों दी थी? वो इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव है जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और उसका डिस्क्लोजर वुड सीरियसली प्रेजुडिस द रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम दैट अपॉर्चुनिटी। ये इंपॉर्टेंट बात है। और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्क्लोज इन अल्टरनेट फॉर्म, अदरवाइज आप हाईलाइटेड करके आप जनरल बात कर दें कि वी आर परसुइंग रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शन दैट विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट, पर आप जनरल बात कर दें, अगर ये कर सकते हैं तो ये कर दें, एग्रीगेटेड और हाई लेवल पे कर दें, और अगर एग्रीगेटेड हाई लेवल पे भी ये बात नहीं कर सकते तो फिर आप बिल्कुल उसको छोड़ दें। अब जैसे अच्छा, फिर इस एग्जाम्पशन को आप रीअसेस भी करेंगे एट ईच रिपोर्टिंग डेट कि भाई ये उस वक्त तो कमर्शियली सेंसिटिव थी, आज की तारीख में अब तो ये हो गया एग्रीमेंट, अब तो सेंसिटिव नहीं है, अब डिस्क्लोज कर दें, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए द कंपनी हैज, एंड अब रिपोर्टिंग की एग्जांपल्स क्या होती हैं जनरली प्रैक्टिकली एक आध फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एडवांस्ड डिस्कशंस रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी लिंक कमर्शियल अरेंजमेंट दैट मे रिजल्ट इन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ, मैनेजमेंट हैज डिटरमिन्ड, बस इतनी बात कर दी कि हमने कोई एडवांस डिस्कशंस में हैं, कोई सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड कोई कमर्शियल एग्रीमेंट चल रहा है हमारा, जैसे हमारी एक विंड मिल के साथ या सोलर प्लांट के साथ एक प्रेफरेंशियल डिस्कशन चल रही है, मैंने और डिटेल नहीं बताई हमने। मैनेजमेंट हैज डिटरमिन्ड दैट फर्दर डिस्क्लोजर एट दिस स्टेज वुड मटीरियली प्रेजुडिस द एंटिटीज कमर्शियल इंटरेस्ट, दैट्स इट। या द ग्रुप हैज आइडेंटिफाइड सस्टेनेबिलिटी विद इन इट्स वैल्यू चेन दैट आर एक्सपेक्टेड टू एनहांस रेजिलियंस एंड रिड्यूस कॉस्ट। आप कोई ऐसी
टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं विच इज़ गोइंग टू रिड्यूस योर cost and bring you resilience. Specific details have not been disclosed where management has determined that disclosure will seriously prejudice competitive position. Accordingly, the group has applied exemption permitted under IFRS S1 के अंदर हमने जो परमिशन है ऐसी कमर्शियल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना डिस्क्लोज करें वो हमने यूज़ की है. ये लिख दें तो ये बेस्ट हो जाएगा. ये ज़्यादा जो है ना अच्छा डिस्क्लोजर है. या बिल्कुल भी रिपोर्ट ना करने से तो इतना कम से कम ज़रूर करें, S1 कहता है. Exemption is not available for risk. Exemption cannot be used for sustainability risk. क्योंकि वो तो वैसे ही ख़तरा है. और ये नहीं कह सकते भाई मेरे कॉम्पिटिटर को मेरे ख़तरे का पता चल गया तो मेरी कमज़ोरी ज़ाहिर हो जाएगी तो अब मैं क्या करूं. भाई कमज़ोरी है तो ज़ाहिर होनी चाहिए, क्योंकि जिस इन्वेस्टर ने आपको फाइनेंस देना है उससे नहीं छुपा सकते, फिर उसके साथ ज़्यादती हो जाएगी. वो बैंकर को आप ये कहें कि मैं कमज़ोरी इसलिए नहीं बता रहा कि मेरी कॉम्पिटिटिव पोजीशन ख़राब हो गई, और बैंकर से आप पैसे ले लें या इन्वेस्टर से पैसे ले लें, फिर ये उनके साथ जाती है. तो ख़तरे के लिए एग्जाम्पशन इसलिए नहीं दी उन्होंने कहा रिस्क पे कोई एग्जाम्पशन नहीं है. एग्जाम्पशन कैन नॉट बी यूज फॉर सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क और अ बेसिस फॉर नॉन डिस्क्लोजर, ब्रॉड बेसिस फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन नहीं है ये कि जी आप हर चीज़ को कहें दिस इज कमर्शियली सेंसिटिव. नो, यू कैन नॉट यूज दैट वेपन at all places. This is a specific exemption for only opportunities. I hope this is also clear. फिर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन का. ये बात हम फिर अगली क्लास से करेंगे. कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन ये यूनिक कॉन्सेप्ट है टू S1. कैसे कनेक्टिविटी होगी, 3 लेयर्स ऑफ कनेक्टिविटी की ये बात करता है, वो पढ़ेंगे. फिर हम कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन ना हो तो फिर क्या फेयर प्रेजेंटेशन कैसे इम्पैक्ट होती है, ये बात भी हम करेंगे. ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है और मैं इस पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें वो पूछेगा. एग्जामिनर को पूछनी चाहिए, पूछे या ना पूछे लेकिन पूछनी चाहिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक यूनिक कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल्स में. इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. और फिर उसके बाद पिलर्स, अब कंटेंट क्या होना चाहिए, फिर उसकी कहानी शुरू हो जाएगी. फिर हम गवर्नेंस से स्टार्ट करेंगे. पहला पिलर गवर्नेंस है कि गवर्नेंस में क्या आएगा, क्या कौन सा पैराग्राफ क्या बात करता है. फिर रेलिवेंट पैराग्राफ भी वहाँ से पिक करेंगे स्टैंडर्ड के. फिर स्ट्रैटेजी, फिर रिस्क मैनेजमेंट एंड मैट्रिसेस, और यूं ये कवर होगा. सो वी हैड गुड डिस्कशन टुडे. दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. कमर्शियली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक हमने बात यहाँ पे कंप्लीट की है. ये बात आप करके आएंगे. हमारी अगली क्लास मिड ऑफ द नेक्स्ट वीक में होगी. हम हफ्ते में 2 क्लासेस लेंगे, और ताकि हम कोशिश करके जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करें. और हो सकता है कि कुछ लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करके भी आपको दे दें. यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? इफ़ एवरीवन इज़ क्लियर तो फिर मुझे बताएं. कोई सवाल है मुझसे पूछें. सब क्लियर है तो ओके करें. भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनवर ने पूछा है, और ये वो जजमेंट है जो मैनेजमेंट को हर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे देनी है. अगर आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कर दिया है, वैसे अगर आप लिस्टेड एंटिटी हैं तो आप जब भी कोई मटेरियल ट्रांजैक्शन करते हैं अंडर द रेगुलेशंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, आपको वो फॉरेन इन्फॉर्मेशन देनी होती है. कोई मेजर सप्लायर एग्रीमेंट करें, कोई मेजर कस्टमर एग्रीमेंट करें, मेजर फाइनेंसिंग एग्रीमेंट करें, मेजर प्रोजेक्ट करें, ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, वो तो वैसे ही आपको फॉरेन डिस्क्लोज करना है. इन्फॉर्मेशन होल्ड करके तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है. इसीलिए, और वही इन्फॉर्मेशन फिर आप देंगे यहाँ पे भी. हाँ, कोई कमर्शियली ऐसी सेंसिटिव है जिस पे आप काम कर रहे हैं और अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, वो आप विथ होल्ड कर सकते हैं. अब रिस्क देखें ना, आप कोई ऐसा रिस्क है जब आप पब्लिश कर देंगे वो इन्फॉर्मेशन, तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं रही ना. ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो वो है कि चंद लोगों को पता है और बाकियों को नहीं पता. इनसाइडर ट्रेडिंग तो उस तब होती है जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने रिस्क सारे डाल दिए और अपॉर्चुनिटी तो सबको पता चल गया ना, जैसे ही आपने पब्लिश किया. बिल्कुल ऐसे ही जब रिजल्ट्स आप पब्लिश करते हैं तो सबको पता चल गया. तो उसी के साथ आप जब सस्टेनेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन देंगे तो सबको मिल जाएगी. ये ना हो कि अंदर कुछ लोगों के पास सस्टेनेबिलिटी की कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, तो वो तो वैसे ही अंडर द कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट आप एज एन एम्प्लॉई होते हैं, एज एन ऑडिटर होते हैं. जब तक वो डिस्क्लोज ना हो आपको ये काम नहीं करना चाहिए कि आप उसको मिसयूज़ करें. Is that clear, Anwar? All clear. Asad, Nadeem, fine. Zain, beta, you are okay? Ji, so with this, I think we can now complete today's class. I hope this was useful introduction of the sustainability topic and a good start of S1. And then in the next class, we'll talk more details. और फिर इस पे अच्छा इस एरिया पे जहाँ तक हमने पढ़ा है ये भी हम आपको भेज भी देंगे. ठीक है, इस लेक्चर के साथ IFRS S1 भी, और ये जो हमारा
नोट्स का पैक है, ये भी भेज देंगे। इस पे अगली क्लास में हो सकता है हम थोड़ा सा MCQ टेस्ट लें शुरू में आपका, जहाँ तक हमने बात पढ़ी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो वील मीट सून इंशाल्लाह, इधर वेडनेसडे और थर्सडे और नेक्स्ट क्लास विल बी, जो कि हम आपको कल इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।